सुपर जीन 2 विकास अध्याय 141 सन की एलायंस हाइरॉक्सजी के लिए अतिरिक्त। म्यूटेटर अचानक घूम गया। उसके हाथ में जैद जैसा खंजर उसकी छाती के सामने सुरक्षात्मक रूप से रखा गया था। उसकी निगाहें पेड़ में अजीब आकृति की स्थिति पर सावधानी से केंद्रित थीं। वह अजीब व्यक्ति जिसने कुछ क्षण पहले जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाया था और उसकी आंखें बंद थीं, अब चौंककर अपनी आंखें खोल चुका था। उसकी एक आंख स्पष्ट रूप से काली और सफ़ेद थी, एक मानवीय आंख, जबकि दूसरी स्टील की जालीदार थी। फिर भी उसमें किसी तरह जीवन था जो बेहद भयानक लग रहा था। अजीब आकृति की निगाहें कुछ हद तक उदासीन थीं क्योंकि वह अपने सामने म्यूटेटर को सीधे घूर रहा था, जैसे कि वह बेजान मृत पदार्थ को देख रहा हो। लिनशेन पीछे हट रहा था। उसे लग रहा था कि जब तक वह यह पता नहीं लगा लेता कि यह आदमी वास्तव में क्या है, तब तक उससे दूरी बनाए रखना सबसे अच्छा विकल्प था। आखिरकार दूसरों के हाथों में स्पिरिट बेस थे, और हालांकि यह असंभव लग रहा था कि रियल्म किंग प्लैनेट पर एस्केंडर्स मौजूद हों, लेकिन पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। वास्तव में ये सिर्फ लिनशेन ही नहीं था, दूसरे भी पीछे हट रहे थे। कोई भी मूर्ख नहीं था। स्वॉर्ड एलायंस म्यूटेटर, जो अजीब आकृति के सबसे करीब था, ने भी यह महसूस करने के बाद पीछे हटने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन वह मुश्किल से एक कदम पीछे हटा था। पेड़ में जड़ा हुआ आकृति अचानक खड़ा हो गया। उसका शरीर तने से जुड़ा हुआ था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके चारों ओर की सफ़ेद जैद जैसी लकड़ी टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गए। सभी दिशाओं में टुकड़े टुकड़े उड़ रहे थे। उड़ती हुई लकड़ी के टुकड़ों के बीच आकृति ने एक कदम उठाया और तुरंत स्वॉर्ड एलायंस म्यूटेटर के सामने आ गई। उसका कदम तेज नहीं लग रहा था, लेकिन इसने क्रिस्टल बेस लेवल स्वॉर्ड एलायंस म्यूटेटर को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया, जैसे कि वह लकवाग्रस्त हो गया था। विशाल आकृति को चौड़ी आंखों से अपने पास आते देख रहा था। ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में स्थिर था, बल्कि उस अजीब आकृति की गति इतनी अधिक थी कि उसका शरीर उसके मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं के साथ तालमेल नहीं रख पा रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह एक जगह जम गया है। अन्य लोग इस म्यूटेटर की तरह थे। आकृति की हरकतें धीमी दिखाई देने के बावजूद उनके शरीर उसकी गति से मेल नहीं खा पा रहे थे, और वे असहाय होकर देख रहे थे कि कैसे उसने अपना स्टील का हाथ बढ़ाया और हुक जैसी उंगलियों से म्यूटेटर के सिर को पकड़ लिया। अगले ही पल सभी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अजीब आकृति ने अपनी 5 उंगलियों से बल लगाया, जिससे म्यूटेटर का हेलमेट जैसा कवच और सिर एक ही बार में कुचल गया। लिनशेन ने मन ही मन विलाप किया कि जो मृत माना जा रहा था वह फिर से जीवित हो गया। अगर उसे पता होता कि यह ऐसा होगा तो वह कभी नहीं आता। बलि का प्रभामंडल अभी अभी इस्तेमाल किया गया था, और हालांकि उसने तब से कुछ अंक जमा कर लिए थे, लेकिन यह इस अजीब आकृति से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब अजीब आकृति ने म्यूटेटर के सिर को कुचल दिया तो वह रुक गया। जब उसने हिलना बंद कर दिया तो लिनशेन और अन्य अपनी सामान्य गति को पुनः प्राप्त करने लगे, साथ ही अजीब आकृति से अधिकतम दूरी तय करने के लिए तेजी से पीछे हट गए। हालांकि एक क्रिस्टल आधारित वेरिएंट एक अपवाद था। जो म्यूटेटर मारा गया था वह उसका सगा भाई था, और अब क्रोध से लाल आंखों के साथ उसने न केवल पीछे हटने से मना किया, बल्कि जल्दी से एक पालतू कैप्सूल और एक चाबी निकाली। 2 क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को सक्रिय किया ताकि वे अजीब आकृति पर झपट सकें। यहाँ हम फिर से जाते हैं। लिनशेन ने उस क्षण फिर से उस गतिहीन सनसनी को महसूस किया जब उसने अजीब आकृति को हिलते हुए देखा। जब भी आकृति हिलती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते, इसलिए नहीं कि वे पूरी तरह से स्थिर थे, बल्कि इसलिए कि वे बहुत धीमी गति से चल रहे थे, बिल्कुल भोंगे की तरह। आकृति बहुत तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उसकी हरकतें धीमी लग रही थीं और हर हरकत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह 2 क्रिस्टलीय पालतू जानवरों के हमलों को दरकिनार करते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ा, और जैसे ही वह उसके पास से गुजरा उसने अपने हाथ से उनके सिर कुचल दिए। फिर वह स्वॉर्ड एलायंस म्यूटेटर के सामने पहुंचा जिसने उस पर हमला करने के लिए पालतू जानवरों का इस्तेमाल किया था, और उसके साथ भी ऐसा ही किया, उसका सिर कुचल दिया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इतनी व्यवस्थित और बिना किसी जल्दबाजी के किया जा रहा था, मानो ये बहुत कम प्रयास से किया गया हो। ये सब करने के बाद आकृति रुक गई, और तभी म्यूटेटर और पालतू जानवरों के शरीर पेड़ की शाखाओं से नीचे गिर गए। तभी सभी ने अपनी घोंघे जैसी गति से उबरते हुए कुछ कदम पीछे हटकर डरे हुए, लेकिन वे पहले ही पेड़ के तने तक पहुंच चुके थे और आगे नहीं जा सकते थे। वे दूसरी शाखाओं पर छलांग लगा सकते थे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस अजीब जीव की गति ऐसी नहीं थी जिसका वे मुकाबला कर सकें। अगर वह उन्हें मारने का फैसला करता तो भागना व्यर्थ होता, या अधिक सटीक रूप से वे बिल्कुल भी भाग नहीं पाते। सभी को हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई। उनकी आंखें उस जीव को देखते हुए भय से भर गईं। हालांकि उस जीव की नज़र उन पर नहीं थी, बल्कि छतरी के भीतर मौजूद विशाल फलों की ओर थी। अगले ही पल उन्होंने देखा कि वह जीव उछलकर उड़ते हुए अपने शरीर से एक विशाल फल को लात मार रहा है। उस जीव की लात से अविश्वसनीय रूप से कठोर फल फट गया, जिससे बड़ी मात्रा में तरल और कुछ और बाहर निकल आया। बिना रुके वह जीव एक फल से दूसरे फल पर कूदता रहा। जब भी वह उस पर पैर रखता तो हर फल फट जाता।
कुछ फल अंदर से खाली थे, कुछ में वह संक्षारक तरल था और अन्य में से तरल के साथ कुछ और गिर रहा था। लिन शेन और अन्य लोगों ने देखा कि कैसे प्राणी एक के बाद एक फल को कुचलता और तोड़ता जा रहा था। ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत गया था, जबकि वास्तव में केवल एक संक्षिप्त क्षण ही बीता था। प्राणी द्वारा अंतिम फल को तोड़ने के बाद वह छतरी से नीचे कूद गया और पेड़ के नीचे रेतीली जमीन पर उतरा। जमीन पर बिखरी वस्तुओं पर एक नज़र डालने के बाद प्राणी बिना किसी लगाव के मुड़ा और दूर के रेगिस्तान की ओर चल दिया। प्राणी की आकृति के गायब होने के बाद ही सभी ने अनजाने में फिर से सांस लेना शुरू कर दिया, जैसे कि प्राणी के वहां रहने के दौरान उनकी सांसें रुकी हुई थीं। धमाका! लिन शेन धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसे लगा कि उसके कपड़े भीग गए हैं। एक पल के लिए लिन शेन को लगा कि वह निश्चित रूप से मर चुका है। ये केवल लिन शेन नहीं था, बाकी सभी को भी ऐसा ही महसूस हुआ, उस प्राणी की दमनकारी शक्ति से अभिभूत। हमें अपनी जिंदगी वापस मिल गई, जू तियानगे ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा, जाहिर तौर पर राहत महसूस कर रहा था। तो शियाओदाओ का रंग भी बहुत अच्छा नहीं था। प्राणी के सामने वह बिना खोल के घोंघे की तरह महसूस कर रहा था, पूरी तरह से किसी भी सुरक्षा की भावना से रहित। जुओ किंगलोंग और अन्य लोगों के चेहरे पर भाव जटिल थे। वे बच जाने से राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अपने साथियों की मौत पर दुखी थे। वह प्राणी आरोही में से एक होना चाहिए, है न? रियलम किंग ग्रैब पर ऐसे अस्तित्व के साथ ये भविष्य में असुरक्षित होने वाला है, एक म्यूटेटर ने चिंतित नज़र से कहा। हालांकि लिन शेन को भी प्राणी अविश्वसनीय रूप से भयानक लगा, लेकिन विचार करने पर ऐसा लगा कि यह केवल उन लोगों को निशाना बनाता है जिन्होंने पहले उस पर हमला किया था। अगर वह प्राणी वास्तव में उन्हें मारना चाहता था तो यहाँ एक भी जीवित नहीं बचता। समूह रस्सियों का अनुसरण करते हुए नीचे गया और पाया कि नीचे के लोग पेड़ से गिरे तरल पदार्थ को घेरकर उसकी जांच कर रहे थे। लिन शेन जुओ किंगलोंग और अन्य लोगों के साथ वहां गया और गिरे हुए संक्षारक तरल पदार्थ के बीच एक अजीब वस्तु देखी। ऊपर से उन्होंने देखा कि जो फल फूट गए थे उनमें संक्षारक तरल पदार्थ के अलावा अंदर अन्य चीजें भी थीं। हालांकि हर फल के अंदर कुछ नहीं था, केवल कुछ ही फलों के अंदर कुछ था। हालांकि उन्होंने ऊपर से स्पष्ट रूप से नहीं देखा था कि अंदर क्या था, लेकिन अब जमीन पर गिरे हुए पदार्थ को देखकर उनके हाव भाव अजीब हो गए। जमीन पर पड़ी वस्तुएं काले लोहे के टुकड़े थे। लोहे के टुकड़े आकार में अनियमित थे, बेस म्यूटेशन अंडे जैसे नहीं थे, लेकिन विशाल पेड़ के फलों में ये लोहे के टुकड़े क्यों होंगे? क्या ये टुकड़े विशाल पेड़ के बीज हो सकते हैं? अध्याय 142 बोध। तलवार गठबंधन और जू परिवार के लोग लोहे की गांठ को देख रहे थे, लेकिन म्यूटेटर के चक्कर में उन्होंने भी लापरवाही से उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। पहले लोहे की गांठ को वापस ले जाने की योजना बनाए, आगे के अध्ययन के लिए होमवर्ल्ड में वापस। होमवर्ल्ड पर आरोही के तैनात होने के कारण किसी और आश्चर्य का डर नहीं था। लिन शेन को यह सोचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वे लोहे की गांठें क्या थीं। वह म्यूटेटर द्वारा की गई हर हरकत को लगातार याद कर रहा था। वह हाल ही में अमर न्यायालय पर कदम रखने का अभ्यास कर रहा था और हालांकि प्रगति हुई थी, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ कमी है। आज म्यूटेटर की हर हरकत को देखकर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे हमेशा ऐसा क्यों लगता था कि कुछ कमी है। भले ही म्यूटेटर अमर न्यायालय पर कदम रखने का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन लिन शेन ने उसमें गति नामक कुछ देखा। इसका आंदोलनों की गति से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह उस शक्तिशाली आभा के बारे में था। लिन शेन के 73 चरणों वाले अमर न्यायालय पर कदम रखने का अब अच्छी तरह से अभ्यास हो चुका था, लेकिन उसमें उस तरह की आभा का अभाव था। उस आभा के बिना अमर न्यायालय पर कदम रखना अभी भी अमर न्यायालय पर कदम रखना है, लेकिन उस आभा के साथ अमर न्यायालय पर कदम रखना लिन शेन के अमर न्यायालय पर कदम रखना बन जाता है। म्यूटेटर की गति को याद करते हुए लिन शेन ने सोचा कि वह अमर न्यायालय पर कदम रखने को अपनी खुद की गति शैली से कैसे भर सकता है। म्यूटेटर की गति अमर न्यायालय पर कदम रखने के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं यह मेरे लिए उपयुक्त है, इसलिए अमर न्यायालय पर मेरे कदम रखने में किस तरह की गति होनी चाहिए? लिन शेन ने इस सवाल पर विचार किया। गति, वह अमूर्त चीज़ जिसे आप देख या छू नहीं सकते, फिर भी लोग इसे महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्ति द्वारा किए गए एक ही नृत्य के मूव देखने वालों को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, जबकि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल वही मूव करके अपनी तकनीक से केवल प्रभावित कर सकता है और कोई गहरी भावना नहीं जगा सकता। अगर यह सिर्फ इतना होता कि मूव का पर्याप्त अभ्यास नहीं किया गया होता तो शायद ये समस्या नहीं होती। कुछ लोग बेहतरीन तकनीक के बिना गा सकते हैं, लेकिन दूसरों को प्रभावित करने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरे पूरी तकनीक के साथ गा सकते हैं, लेकिन केवल चिकना लगते हैं। शायद यह अंतर सिर्फ व्यक्तिगत व्याख्या का मामला है, तो मेरी व्याख्या क्या है? लिन शेन ने सोचा। पहले लिन शेन ने सोचा था कि अमर न्यायालय पर कदम रखने की 4 शुरुआती पंक्तियां सिर्फ निर्माता के अपने घमंडी स्वभाव को दिखाने के लिए थीं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थीं, बल्कि अभ्यास करने वाले को ये बताने के लिए थीं कि अमर न्यायालय पर कदम रखने के लिए किस तरह की गति की ज़रूरत है।
पहले लिनशेन ने इस पर विचार नहीं किया था, और अब जब उन्होंने किया तो वे उन 4 पंक्तियों द्वारा व्यक्त गति से पूरी तरह सहमत नहीं हो सके। मैं इस दुनिया में एक मेहमान हूँ, आसमान पर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन स्वर्ग मेरा इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मैं बेतरतीब ढंग से अमर दरबार पर कदम रखता हूँ। इसे सच मान लें तो ऐसा लगता है कि यह कह रहा है, अगर तुम मुझे नीची नज़र से देखते हो तो मैं तुम्हारा दरवाज़ा तोड़ दूंगा, फिर तुम मेरा क्या कर सकते हो। लेकिन लिनशेन को लगा कि तुम मुझे सम्मान देते हो या नहीं, यह अप्रासंगिक है, मुझे वास्तव में तुम्हारी राय की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बहुत सोचने के बाद उन 4 पंक्तियों के अनुसार अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास करना अंततः उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं होगा और वह मूल लेखक के दायरे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा लिनशेन ने पहले ही अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास इस हद तक कर लिया था कि यह मूल जैसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मूल इरादों का पालन करना भी शायद गलत होगा। मक्खियों और कुत्तों के झगड़े वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ, तुच्छ लाभ वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने दिल में खुशी, नई उत्तेजना का रोमांच, एक ऐसे रास्ते पर चलने की तलाश करता हूँ जिस पर पहले दूसरों ने नहीं चला, अंत में मैं केवल अपने रास्ते पर ही चल सकता हूँ। इस एहसास से प्रेरित होकर लिनशेन को लगा जैसे वह समझ गया हो। एक अकेली चींटी अपनी आवाज़ निकालती है, लेकिन अगर वह किनारे पर है तो उसे सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चींटी की आवाज़ सुनने के लिए नीचे नहीं झुकेगा। अगर वह रास्ता रोकती है तो उसे पैरों तले रौंद दिया जाता है, यहाँ तक कि जानबूझकर प्रयास करने की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी महत्वहीन कि उसका अस्तित्व शायद बिल्कुल भी नज़र न आए। किसी के पैर के नीचे चींटी कभी भी लक्ष्य नहीं रही। लिनशेन अपने पैरों पर खड़ा हुआ और एक कदम उठाया। हालांकि इस कदम में अभी भी अमर दरबार पर कदम रखने की तकनीक शामिल थी, लेकिन ये पूरी तरह से वैसा नहीं था। लिनशेन ने उन हरकतों में पूर्ण एकरूपता की जानबूझकर की गई खोज को छोड़ दिया, इसके बजाय अपने शरीर और दिल की इच्छाओं के अनुसार आगे बढ़ा। ये सामान्य चलने से अलग नहीं लग रहा था, लेकिन उसके शरीर के भीतर की ताकत उसी के अनुसार बढ़ रही थी, अवर्णनीय रूप से सहज। तो यह ऐसा ही है। लिनशेन ने अपने दिल में खुशी मनाई। अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास करते समय उसे हमेशा कुछ अजीब लगता था, लेकिन आज यह असाधारण रूप से सहज था। उसके द्वारा की गई हर क्रिया ने जानबूझकर मार्गदर्शन की आवश्यकता के बिना उसके शरीर के भीतर शक्ति के प्रवाह को ट्रिगर किया। देखने वालों को लिनशेन केवल इत्मीनान से चल रहे थे और अपने शरीर को ढीला कर रहे थे, इस तथ्य को पूरी तरह से छिपाते हुए कि वह विकास कौशल का अभ्यास कर रहे थे। अपनी इच्छानुसार चलने का मतलब यह नहीं है कि कोई तकनीक या नियम नहीं है, बल्कि लिनशेन ने पहले ही उन तकनीकों और नियमों को अलग अलग कर दिया था, उन्हें अपनी हर हरकत में शामिल कर लिया था, अब किसी खास पूरी कार्रवाई का पालन नहीं कर रहा था। अरे, आज शेन थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? जू त्यानगे ने लिनशेन को देखा, जो टहलता हुआ लग रहा था। उसे कुछ महसूस हुआ, लेकिन वह ये नहीं बता पाया कि वह क्या था, बस इतना कि आज का लिनशेन पहले से कुछ अलग लग रहा था। 2 चक्कर लगाने के बाद लिनशेन बहुत संतुष्ट महसूस करते हुए वापस लौटा। पहले वह अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास कर रहा था, अब वह अमर दरबार पर कदम रखने का अभ्यास कर रहा था। जैसे ही उसने आराम करने और इसमें शामिल सिद्धांतों पर विचार करने के लिए बैठने की योजना बनाई, उसने अचानक किसी को चिल्लाते हुए सुना, वह लोहे की गांठ हिलती हुई लग रही है। लिनशेन ने मुड़कर देखा और लोहे की गांठों पर नजर रखने वाले व्यक्ति को देखा, जो एक की ओर इशारा करके चिल्ला रहा था। लिनशेन का दिल दहल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तू शियाओदाओ को बुलाया और पीछे हट गया, साथ ही जू त्यानगे को भी सचेत किया। जू त्यानगे ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, तुरंत जू परिवार के लोगों को लिनशेन के साथ भागने के लिए बुलाया। स्वॉर्ड एलायंस के सदस्य, जो पहले से ही चौंके हुए पक्षियों की तरह थे, उन्हें जुओ किंगलोंग द्वारा सीधे पीछे हटने का आदेश दिया गया, यहाँ तक कि अपने शिविर के सामान को भी छोड़ दिया। समूह अभी दूर नहीं भागा था जब उन्होंने देखा कि डगमगाते हुए लोहे की गांठ टूट गई और उसमें से एक बेस वेरिएंट प्राणी लुढ़क गया। करीब से देखने पर यह एक योद्धा था, जो ठंड के कवच में लिपटा हुआ था, उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। वह लोहे की गांठ वास्तव में एक बेस म्यूटेशन अंडा था, और यह एक बेस वेरिएंट प्राणी है जो अभी अभी निकला है। सभी ने पहचान लिया कि क्या हो रहा था, उनके दिल परमानंद से भर गए। जुओ किंगलोंग ने तुरंत आदेश दिया, कोई भी हिले नहीं, हम पहले इस बेस वेरिएंट प्राणी को वश में करेंगे, फिर इसे वितरित करेंगे। उत्तेजित म्यूटेटर ने अपने आवेगों को रोक लिया। जुओ किंगलोंग ने प्राणी को वश में करने की कोशिश करने के लिए एक क्रिस्टल बेस नियुक्त किया। फ्रॉस्ट वॉरियर ने लोहे की गांठ खाने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टल बेस ने उसे रोक दिया। उसने तुरंत एक मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी ठंडी हवा से ढकी हुई थी, जो बहुत भयानक लग रहा था। उस आदमी ने अपने नंगे हाथों से इसे रोकने की हिम्मत नहीं की, इसके बजाय फ्रॉस्ट वॉरियर की मुट्ठी को रोकने के लिए क्रिस्टल बेस सामग्री से बनी एक ढाल निकाली। हालांकि फ्रॉस्ट वॉरियर के मुंह के ने ढाल पर कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन उस पर ठंड की एक परत बन गई। उस बेस वेरिएंट प्राणी में वास्तव में फ्रॉस्ट पावर है। दर्शकों ने फ्रॉस्ट वॉरियर को और भी अधिक उत्सुकता से देखा।
विशेष विशेषताओं वाले ऐसे बेस वेरिएंट प्राणी बहुत दुर्लभ हैं, और भले ही उनके पास म्यूटेट के बजाय केवल एक साधारण क्रिस्टल बेस हो, उनका मूल्य सामान्य म्यूटेशन से कम नहीं है। आदमी और अधिक सतर्क हो गया, फ्रॉस्ट वॉरियर के साथ सीधे टकराव से बचता रहा, केवल ढाल का उपयोग करके उसे टूटे हुए लोहे के ढेर तक पहुंचने से रोकता रहा। 1 घंटे से अधिक समय बीत गया और फ्रॉस्ट वॉरियर की सहनशक्ति अभी भी प्रचुर लग रही थी। ज़ुओ किंगलोंग ने उस आदमी की जगह दूसरे क्रिस्टल बेस को रख दिया और फ्रॉस्ट वॉरियर के साथ मुकाबला जारी रखा। इसके बाद हर आधे घंटे में वे बदल गए। कई चक्कर लगाने के बाद फ्रॉस्ट वॉरियर की ताकत आखिरकार खत्म हो गई। लोहे की गांठ खाने में सक्षम होने के लिए उसने अपनी पालतू चाबी पेश की। ज़ुओ किंगलोंग ने पालतू चाबी ले ली, फिर फ्रॉस्ट वॉरियर को लोहे की गांठ खाने दी। एक बार जब वह खत्म हो गया तो उसने चाबी का इस्तेमाल करके उसे क्रिस्टल जैसे पालतू कैप्सूल में बदल दिया। यह एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस है, चलो इसका नाम फ्रॉस्ट वॉरियर रखते हैं, ज़ुओ किंगलोंग ने खुशी से कहा। अध्याय 143 फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हुए। ये वास्तव में एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस था। यहाँ 10 से अधिक लोहे की गांठों के साथ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि 10 से अधिक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवर थे? सभी की निगाहें शेष लोहे की गांठों पर टिकी थीं और लिन शेन और जू तियानगे कोई अपवाद नहीं थे। उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस विशेष विशेषताओं के साथ ऐसे पालतू जानवर वास्तव में दुर्लभ थे और उनका मूल्य अथाह था। अगला कदम ये चर्चा करना था कि इन लोहे की गांठों को कैसे आवंटित किया जाए। कुल 14 लोहे की गांठों के साथ तलवार गठबंधन, जू परिवार और लिन शेन को उन्हें साझा करना था। यदि वे उन्हें समान रूप से वितरित करते तो तलवार गठबंधन वास्तव में नुकसान में होता। उनके पास अधिक लोग थे और वे अधिक मजबूत थे। जू परिवार की अपनी ताकत बहुत अधिक नहीं थी और वे तलवार गठबंधन के साथ आए थे। यदि वे तीसरा लेते, भले ही ज़ुओ किंगलोंग सहमत हो, तो तलवार गठबंधन के अन्य सदस्य आपत्ति करेंगे। ज़ुओ किंगलोंग, लिन शेन और जू तियानगे के बीच चर्चा के बाद अंततः ये तय हुआ, स्वॉर्ड एलायंस 8, लिन शेन 4 और जू परिवार 2 लेगा। जू तियानगे इस परिणाम से बहुत संतुष्ट था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर लिन शेन ने पहले ही फल गिराकर सभी को बचा लिया होता जिससे उसे लाभ मिल सकता था, तो स्वॉर्ड एलायंस उसे शायद एक भी नहीं देता। लिन शेन ने 4 लेने के बाद भी इसे स्वीकार्य माना। हेडकाउंट के आधार पर उसे इतने नहीं मिलते। आखिरकार उसने ये आइटम खुद नहीं लाए थे। संतोष खुशी पैदा करता है। आप लोग पहले चुनें, जो कुछ भी बचेगा वह हमारे लिए होगा, ज़ुओ किंगलोंग ने उदारता से कहा। वैसे भी चुनने के लिए बहुत कुछ नहीं है, वे सभी एक जैसे हैं, जू तियानगे ने कहा, अपने आदमियों को 2 लोहे के टुकड़े वापस ले जाने का निर्देश देते हुए। समय बर्बाद न करते हुए लिन शेन तू शियाओदाओ के साथ आगे बढ़े। मूल रूप से केवल 4 लोहे की गांठें लेने की योजना बना रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही वे लोहे की गांठों के पास पहुंचे, फिजाई अपने बैग से बाहर कूद गया, अपने पंख फड़फड़ाए और गांठों में से एक पर उतरा। उसने कुछ बार चोंच मारी लेकिन कोई निशान नहीं छोड़ा। इससे प्रभावित होकर लिन शेन ने फिजाई को वापस ले लिया और तू शियाओदाओ को उस लोहे की गांठ को उठाने के लिए कहा। फिर यादृच्छिक रूप से 3 और चुन लिए। लिन शेन और जू तियानगे द्वारा अपनी पसंद करने के बाद ज़ुओ किंगलोंग ने अपने आदमियों को शेष गांठें ले जाने की अनुमति दी। सभी दल अपने लोहे की गांठों के फूटने का इंतजार कर रहे थे और अन्य मामलों में खुद को व्यस्त रखने के मूड में नहीं थे। भाई तू, आप में से प्रत्येक के लिए 2, लिन शेन ने तू शियाओदाओ से कहा। तलवार गठबंधन ने हमें आपके लिए 4 दिए हैं। मैं केवल 1 के लायक हूं और केवल 1 लेना ही पर्याप्त है, तू शियाओदाओ ने उत्तर दिया। ये काम करता है, लिन शेन ने सहमति व्यक्त की। तू शियाओदाओ को 1 लेने दिया। समय के साथ कभी कभी एक उत्परिवर्तित फ्रॉस्ट योद्धा लोहे की गांठ से निकलता था और प्रत्येक पक्ष बारी बारी से अपने को पालतू बनाता था। जब तक 3 दिवसीय उल्टी गिनती समाप्त हुई तब तक अधिकांश फ्रॉस्ट योद्धा बाहर आ चुके थे। केवल कुछ में अभी भी कोई हलचल नहीं दिख रही थी। लिन शेन के 3 में से 2 बाहर आ गए थे। केवल एक जिस पर फिजाई उतरा था उसमें अभी तक कोई हलचल नहीं दिखी थी। लिन शेन के पास इसे लेकर जिनशुई झील में वापस टेलीपोर्ट करने और फिर इसे डार्क बर्ड बेस में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो शियाओदाओ की गांठ से फ्रॉस्ट नाइट का जन्म हो चुका था और उसे एक कैप्सूल में बंद कर दिया गया था। भाई लिन, मैं तुम्हारे साथ बेस पर वापस नहीं आऊंगा, तू शियाओदाओ ने अप्रत्याशित रूप से जाने का फैसला किया। जरूर, लिन शेन ने सिर हिलाया। इतने अच्छे अंगरक्षक को खोने का कुछ अफसोस था। इस बार तुमसे मिलना मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और इसने मुझे एहसास दिलाया है कि हमेशा बड़ी ताकतें होती हैं। मेरी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैं सालों से बेतहाशा भटक रहा हूं और सिर्फ किस्मत से ही बच पाया हूं। इस बार मैं निश्चित रूप से कड़ी ट्रेनिंग करूंगा और तब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक कि मैं ताकत में दूसरों से आगे न निकल जाऊं। तू शियाओदाओ ने रुककर कहा, अगर ऐसा दिन आता है जब तुम विदेश जाओगी तो बेहिचक मुझे इमोर्टल आइलैंड बेस पर ढूंढो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा।
यदि आप कह रहे हैं कि आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे बहुत से लोग नहीं हो सकते जो ये कहने की हिम्मत करें कि वे मजबूत हैं। लिन शेन ने सोचा, वह तू शियाओदाओ की मानसिकता को समझने में असमर्थ थे। लिन, अब मुझे सांत्वना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरी ताकत सीमित है। वापस लौटने के बाद मैं तुरंत अलग थलग साधना शुरू कर दूंगा। जब मैं कुछ उपलब्धियां हासिल कर लूंगा और इस दुनिया के नायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं फिर से आपसे मिलने आऊंगा, तू शियाओदाओ ने मुड़कर जाने से पहले कहा। लिन शेन ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, क्या उसे सीमित ताकत वाक्यांश के बारे में कोई गलतफहमी है। जू तियानगे को अलविदा कहने के बाद लिन शेन लोहे की गांठ को साथ लेकर अकेले डाकबर्ड बेस पर लौट आया। सौभाग्य से उसके पास कई पालतू जानवर थे और उसने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को लोहे की गांठ ले जाने दिया, जिससे उसे मेहनत से बचना पड़ा। जब वे अभी भी अपने रास्ते पर थे, लोहे की गांठ पर दरारें दिखाई देने लगी और लिन शेन ने जल्दी से ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन से इसे नीचे रखने के लिए कहा। लिन शेन ने देखा कि लोहे की गांठ लगातार खुल रही थी। उसके दिल में थोड़ी सी प्रत्याशा महसूस हो रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये लोहे की गांठ दूसरों से अलग है। क्या फीजाई को केवल लोहे की गांठ में दिलचस्पी है, या इसमें कुछ ऐसा अनोखा है जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। लिन शेन की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे लोहे की गांठ आखिरकार पूरी तरह से खुल गई और अंदर बेस वेरिएंट प्राणी दिखाई दिया। ये थोड़ा अलग लगता है। लिन शेन ने देखा कि अंदर बेस वेरिएंट प्राणी अभी भी एक फ्रॉस्ट योद्धा था, लेकिन इसने बर्फ के क्रिस्टल से बनी एक 2 हाथ वाली महान तलवार पकड़ी हुई थी। इस आदमी के पास वास्तव में एक हथियार है। लिन शेन ने कई फ्रॉस्ट योद्धाओं को देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने किसी को हथियार से लैस देखा था। लिन शेन ने जल्दी से स्टोनमैन को निर्देश दिया कि वह फ्रॉस्ट योद्धा को लोहे की गांठ के टुकड़े खाने से रोके। दोनों हाथों में एक एक तलवार लेकर फ्रॉस्ट वॉरियर ने सीधे ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन पर हमला किया। ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन ने अपने मोटे खंभे जैसे काले क्रिस्टल हथियारों से हमले का सामना किया। एक झंझनाहट के साथ ग्रेटेस्ट वॉर्ड ने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन की बांह पर गहरा निशान छोड़ दिया। आपको ये जानना चाहिए कि ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन की कठोरता 40 पॉइंट थी। फ्रॉस्ट वॉरियर, जो अभी अभी पैदा हुआ था और अभी भी कमजोर अवस्था में था, एक ही वार से अपनी बांह पर गहरा निशान छोड़ने में सक्षम था। ये ताकत में पूरी तरह से भयानक था। इससे भी अधिक भयानक ये था कि तलवार के निशान से ठंड निकलने लगी, जिससे बांह के अंदर बेस म्यूटेशन फ्लूइड जम गया, जिससे ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन का वह अंग सख्त हो गया। ये देखकर लिन शेन ने तुरंत व्हाइट जेड टाइगर और 3 म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड्स को बुलाया और फ्रॉस्ट वॉरियर पर एक साथ हमला किया। ये फ्रॉस्ट वॉरियर स्पष्ट रूप से औसत फ्रॉस्ट वॉरियर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसकी तलवार बचाव के लिए बर्फ के साथ साथ हर जगह से गुजरती थी, एक वास्तव में दबंग उपस्थिति। इसकी ठंडी आभा औसत फ्रॉस्ट वॉरियर की तुलना में स्पष्ट रूप से ज्यादा मजबूत थी, जो बेस म्यूटेशन फ्लूइड को तुरंत जमा देने में सक्षम थी। इस प्राणी की ताकत और गति भी बेहतरीन थी। लिन शेन ने महसूस किया कि वह इसे रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को फ्रॉस्ट वॉरियर को काटने दिया, ताकि फ्रॉस्ट वॉरियर के प्रतिरोध को रोकने के लिए सेंटीपीड के दर्दनाक विष का उपयोग किया जा सके। हालांकि जिस क्षण सेंटीपीड ने काटा, उसके मुंह के हिस्से तुरंत जम गए, जबकि काटे गए फ्रॉस्ट वॉरियर को कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लिन शेन ने एक नज़र में ही समझ लिया कि सेंटीपीड का विष अंदर तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि वह जम गया था। सौभाग्य से फ्रॉस्ट वॉरियर अभी अभी अंडे से निकला था और अभी भी कमजोर अवस्था में था, अन्यथा लिन शेन को यकीन नहीं था कि उसके 5 उत्परिवर्तित पालतू जानवर उसे रोक पाएंगे या नहीं। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन शेन उसे मारना नहीं, बल्कि वश में करना चाहता था। अगर वह फ्रॉस्ट वॉरियर को मारना चाहता, तो वह निश्चित रूप से 5 उत्परिवर्तित पालतू जानवरों के हमले का सामना नहीं कर पाता। लिन शेन के पास अपनी रणनीति बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने 5 उत्परिवर्तित पालतू जानवरों को निर्देश दिया कि वे फ्रॉस्ट वॉरियर को लगातार परेशान करें, ताकि वह लोहे की गांठ के टुकड़ों को खाने से रोक सके। 5 या 6 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद फ्रॉस्ट वॉरियर की ताकत आखिरकार खत्म हो गई। खाने के लिए एक निवाला पाने के लिए बेताब, उसने अपनी पालतू चाबी सौंप दी। अपने दिल में खुश होकर लिन शेन ने उसे टुकड़े खाने की अनुमति दी और वह तुरंत एक कैप्सूल में बदल गया। फिर उसने इसकी विशेषताओं की जांच की। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन, उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 41, गति 41, कठोरता 40.4, कठोरता 41, सहज कौशल, उत्परिवर्तित फ्रॉस्ट कोल्ड ऑरा, उत्परिवर्तित तलवार से लड़ने का कौशल, उत्परिवर्तित तलवार शरीर। अध्याय 144, प्राइमल अंडों के छिपे हुए लाभ। हालांकि फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन और फ्रॉस्ट वॉरियर के बीच सिर्फ एक चरित्र का अंतर है, यह विशेषता लिन शेन के अन्य 2 फ्रॉस्ट वॉरियर्स की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है। ये चीज़ बिग रेड बुल की विशेषता से भी ज्यादा भयंकर है और इसमें 3 पूर्ण कौशल भी हैं, जो सभी उत्परिवर्तन हैं, लिन शेन ने अपने दिल में खुशी के साथ सोचा। अन्य 2 फ्रॉस्ट वॉरियर्स के आसपास केवल कठोरता 41 है, जबकि अन्य विशेषताएं बहुत कम हैं।
हालांकि उनके पास भी 3 कौशल थे, लेकिन प्रत्येक में केवल एक उत्परिवर्ती कौशल था और अन्य संवर्धन थे जो फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन की तुलना में बहुत कम थे। आखिरकार मेरे पास एक अधिक बहुमुखी पालतू जानवर है। लिन शेन ने फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को दूर रखा और डार्कबर्ड बेस की ओर वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। जब लिन शेन और उनका समूह फ्रॉस्ट जायंट ट्री पर थे तो अन्य परिवारों को कई रियल्म किंग टावर मिले, जहां लोग लगातार टावरों को चुनौती दे रहे थे और कुछ सफलतापूर्वक 9वीं मंजिल तक पहुंच गए थे। रियल्म किंग टावर को चुनौती देने वाले प्रत्येक म्यूटेटर का नाम पहली मंजिल से गुजरते ही सभी टावरों के टावर बॉडी पर दिखाई देगा। सबसे ऊपर रैंक वाला ओयांग यूडू था, जो रियल्म किंग टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचने वाला और इनाम लेने वाला एकमात्र व्यक्ति भी था। बाकी चैलेंजर छठी मंजिल तक ही पहुंचे थे, जो ओयांग यूडू के 9वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद था। उन्होंने ओयांग यूडू की चुनौती के फुटेज का अध्ययन किया था और तैयारी की थी। अब बहुत से लोग रियल्म किंग टावर का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि ओयांग यूडू को जो इनाम मिला वह 41 की फायरिंग स्पीड वाला एक टॉप टियर पेट लॉन्चर निकला और एक बार में 10 कैप्सूल से भरा जा सकता था। इससे भी अधिक अप्रत्याशित ये था कि रियल्म किंग टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर इनाम सिर्फ एक छोटा इनाम था और जो चैलेंजर अंततः पहले स्थान पर रहा उसे और भी बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन अभी के लिए कोई नहीं जानता कि रियल्म किंग टावर की चुनौतियां कब समाप्त होंगी। फ्रॉस्ट जायंट ट्री से मुठभेड़ के बाद लिन शेन ने अब रियल्म किंग प्लैनेट पर बेतरतीब ढंग से टेलीपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। डार्कबर्ड बेस पर लौटने के बाद उसने जहरीले कीड़ों का शिकार करने के लिए रियल्म किंग प्लैनेट की घास वाली ढलानों पर टेलीपोर्ट करने के लिए मैकेनिकल कलाई घड़ी का उपयोग करना चुना। ये धीमा हो सकता है लेकिन ये सुरक्षित है। हाल के दिनों में मनुष्यों ने रियल्म किंग प्लैनेट पर अल्ट्राबन जनजाति के कम सदस्यों का सामना किया है, जिससे लिन शेन कुछ हद तक चिंतित थे। वह जानता था कि 30,000 अल्ट्राबन योद्धा रियल्म किंग प्लैनेट में प्रवेश कर चुके थे। मनुष्यों ने जिन लोगों को मारा था वे संभवतः 3,000 से कम थे। शेष अल्ट्राबन योद्धाओं का ठिकाना हमेशा एक छिपा हुआ खतरा था। रियल्म किंग प्लैनेट की घास वाली ढलानों पर लिन शेन को अब याद नहीं आ रहा था कि वह कितनी बार वहां गया था। घर पर हर दिन लिन शेन दिन में सोता और खाता था और रात में वह उत्परिवर्ती जहरीले कीड़ों की तलाश करने के लिए दायरे राजागृह में प्रवेश करने का समय निर्धारित करता था। जब सुबह होती तो वह वापस लौट आता। हर दिन घास की ढलानों को बार बार साफ करके और विभिन्न स्टील जहरीले कीड़ों की खोज करके उसने आखिरकार अपनी बेस म्यूटेशन दर को 99% तक बढ़ा दिया। आखिरी वाला, लिन शेन ने एक उत्परिवर्ती लौहपंख वाला लाल रेशम कीट पकड़ा और तुरंत ही उसके द्वारा छोड़े गए सभी बेस म्यूटेशन द्रव को पी लिया। विकास सिद्धांत के संचालन के तहत बेस म्यूटेशन दर आखिरकार 100% तक पहुंच गई। सैद्धांतिक रूप से लिन शेन अब मिश्र धातु स्तर पर सफलतापूर्वक चढ़ने के लिए निश्चित था, बशर्ते उसके पास मिश्र धातु स्तर का बेस म्यूटेशन अंडा हो। केवल मिश्र धातु स्तर ही काम करेगा, न तो स्टील स्तर और न ही क्रिस्टल बेस काम करेगा। ये प्रक्रिया गलत नहीं हो सकती। लेकिन अंडे के प्रकार का एक अपवाद था और वह था प्राइमल अंडे। लिन शेन ने पहले वेई वुफू से प्राइमल एग्स के बारे में विस्तार से पूछा था, जिन्हें स्टील लेवल, अलॉय लेवल या क्रिस्टल बेस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। जब तक ये बेस म्यूटेशन है तब तक प्राइमल एग्स का उपयोग करके चढ़ा जा सकता है। हालांकि बेस म्यूटेशन के लिए प्राइमल एग के पहले उपयोग को छोड़कर, जो शरीर के अत्यंत गहन कायापलट की अनुमति देता है, अलॉय और क्रिस्टल बेस स्तरों पर बाद की प्रगति के लिए प्राइमल एग्स का उपयोग करने की प्रभावशीलता उतनी मजबूत नहीं थी। बेस म्यूटेशन के लिए प्राइमल एग का पहली बार इस्तेमाल करने पर परिणामी बेस म्यूटेशन कार्पेस को बिना किसी अंतराल या कमी के 100% व्यापक होने की गारंटी दी गई थी। इसके अलावा प्राइमल एग द्वारा दिए गए सहज कौशल विशेष रूप से अद्वितीय थे और अन्य बेस वेरिएंट प्राणियों में खोजना मुश्किल था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइमल एग के साथ बेस म्यूटेशन के बाद किसी की शारीरिक स्थिति एक सामान्य म्यूटेटर की तुलना में अधिक मजबूत होगी, जिसमें कुछ छिपे हुए लाभ भी होंगे। उदाहरण के लिए चोट के बाद रिकवरी की क्षमता, तापमान के प्रति सहनशीलता और सुनने, देखने, सूंघने और शारीरिक शक्ति में वृद्धि सभी को संभावित रूप से एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न प्राइमल एग का उपयोग करने से प्राप्त लाभ बिल्कुल समान नहीं थे। ये लाभ प्राइमल एग के पहले उपयोग तक ही सीमित थे। स्टील से मिश्र धातु स्तर तक चढ़ना केवल बेस म्यूटेशन पदार्थों का एक आंतरिक प्रचार था, जिसका पहली बार की तुलना में शरीर पर कम प्रभाव पड़ा। दूसरे शब्दों में, स्टील से अलॉय लेवल पर चढ़ने से मुख्य रूप से बेस म्यूटेशन कार्पेस की ताकत बढ़ी और एक नया इनेट स्किल मिला। इस समय प्राइमल एग का उपयोग करने के भी लाभ थे। बिना किसी विफलता के जोखिम के एक नया इनेट स्किल प्राप्त करने की 100% संभावना सुनिश्चित करना, और यह कौशल किसी की किस्मत पर निर्भर करते हुए काफ़ी खास होने की संभावना थी। हालांकि अगर कोई उत्परिवर्तित अलॉय बेस म्यूटेशन एग पा सकता है और प्राणी के पास मौजूद इनेट स्किल्स को जानता है, तो वह प्राइमल एग के साथ यादृच्छिक करने के बजाय वांछित इनेट स्किल प्राप्त करने के लिए चुनिंदा रूप से एक विशिष्ट बेस म्यूटेशन एग का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार इनेट स्किल्स के बीच संघर्ष से बच सकता है।
वेई वुफू ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसने प्राइमल एग का उपयोग करके बेस म्यूटेशन के बाद एक इनेट स्किल प्राप्त की, जिसने तलवार प्रकार के हथियारों को बढ़ाया, जिससे यह एक शक्तिशाली कौशल बन गया जिसने उसे स्टील लेवल पर तलवार के साथ तलवार की आभा जैसी ताकत को उजागर करने में सक्षम बनाया। जब वह मिश्र धातु स्तर पर चढ़ा तो उसने एक बार फिर प्राइमल एग के साथ मौका लिया और एक सहज कौशल के साथ समाप्त हुआ जिसने भाला प्रकार के हथियारों को बढ़ाया। एक व्यक्ति के लिए तलवार और भाला दोनों का उपयोग करना स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक था, कौशल एक साथ नहीं थे, जो अनिवार्य रूप से एक बर्बादी थी। इसलिए अधिकांश म्यूटेटर ने अपने पहले बेस म्यूटेशन के लिए केवल प्राइमल एग को चुना और बाद में अपनी ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग बेस म्यूटेशन एग के साथ खुद को बढ़ावा दिया। लिन शेन के हाथ में वर्तमान में एक प्राइमल एग था और अगर वह इसका उपयोग मिश्र धातु स्तर पर चढ़ने के लिए करता तो वह अपने अनुकूल एक सहज कौशल प्राप्त करने के लिए केवल अपनी किस्मत पर दांव लगा सकता था। लिन शेन ने प्राइमल एग का उपयोग करने पर विचार करने का कारण केवल एक सहज कौशल प्राप्त करने का मौका नहीं था। एक और महत्वपूर्ण कारण, जैसा कि वेई वुफू ने उसे बताया था, एक रहस्य था जो उनके मातृगृह पर बहुत कम लोगों को पता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके मातृगृह पर केवल एक व्यक्ति ने आरोहण के लिए 4 प्राइमल अंडों का सफलतापूर्वक उपयोग किया था और वह व्यक्ति वेई परिवार से था, इसलिए केवल वेई परिवार के सदस्य ही इस रहस्य को जानते थे। वेई वुफू के सभी विकासों में प्राइमल अंडों का उपयोग शामिल था और जो उन्होंने लिन शेन को दिया था वह भी क्रिस्टल बेस स्तर पर उनकी खुद की पदोन्नति के लिए था। 4 प्राइमल अंडों के साथ आरोहण करने से एक डबल लाइफ बेस प्राप्त करने की अनुमति मिलती है और यही वास्तविक कारण था कि वेई वुफू ने अपने विकास के लिए प्राइमल अंडों को चुना। सामान्य आरोही कई स्पिरिट बेस पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उनके पास केवल एक लाइफ बेस हो सकता था। हालांकि वेई परिवार का वह आरोही जो 4 प्राइमल अंडों के साथ आरोहण करता था, उसके पास एक डबल लाइफ बेस था जो शक्तिशाली कॉस्मिक रेस में भी दुर्लभ है। फिर भी 4 प्राइमल अंडों के साथ आरोहण अत्यधिक कठिन था, जबकि साधारण प्राइमल अंडों को ढूंढना अपेक्षाकृत आसान था। आरोहण के लिए आवश्यक प्राइमल अंडा साधारण अंडे जैसा नहीं था और उससे भी दुर्लभ था। वेई परिवार के समर्थन से वेई वुफू को 4 प्राइमल अंडों के साथ चढ़ना तय था। लिन शेन के लिए 4 प्राइमल अंडों के साथ चढ़ना इतना आसान नहीं था। अध्याय 145 हत्यारा दानव राजा। हालांकि लिन शेन के पास एक प्राइमल एग था, लेकिन एक समस्या थी जो उसे परेशान कर रही थी। प्राइमल एग की गुणवत्ता अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए, बेस म्यूटेशन के बाद वेई वुफू द्वारा इस्तेमाल किया गया एग म्यूटेंट स्टील में बदल गया, लेकिन उसने जो इस्तेमाल किया वह सुपर बेस स्टील में बदल गया। लिन शेन को नहीं पता था कि उसके पास मौजूद प्राइमल एग की गुणवत्ता क्या है, और अगर यह केवल म्यूटेंट था तो क्या इसका इस्तेमाल करने से उसे किसी तरह से प्रभावित होगा। लिन शेन ने मैकेनिकल कलाई घड़ी से प्राइमल एग की जानकारी पढ़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि इसे स्कैन नहीं किया जा सका, जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गया। अंत में उसने कोई भी योजना बनाने से पहले वेई वुफू के लौटने का इंतजार करने का फैसला किया। वेई वुफू उसके लिए एक और प्राइमल एग भी वापस लाने वाला था और वह तब उनकी तुलना कर सकता था। वेई वुफू को गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, वह वापस क्यों नहीं आया। लिन शेन को इन दिनों वेई वुफू के बिना रहने की आदत नहीं थी। जब समय आया तो लिन शेन को वापस उसके अपने बेडरूम में ले जाया गया, जहां वह बिस्तर पर लेट गया और सो गया। दूसरों को लगा कि वह आलसी है, पूरे दिन सोता रहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हर रात वह रियल किंग प्लैनेट पर भोर तक लड़ता रहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे छात्र कक्षा में सोते थे लेकिन घर पर चुपके से पढ़ाई करते थे। डार्क बर्ड बेस के चौक में एक लंबा आदमी जो काम की पैंट, हुडी और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए था, हुड खींचे हुए एक बेंच पर बैठा था। उसका सिर थोड़ा नीचे था ताकि उसका चेहरा दिखाई न दे। वह चुपचाप बिना हिले डुले बैठा था, बस लोगों को चौक में आते जाते देख रहा था। लगभग 7 या 8 साल के बच्चे के साथ एक युवा जोड़ा चौक पर आया। बच्चा काफी शरारती था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और जानबूझकर एक लड़की के पास से भाग रहा था जो पढ़ रही थी, उसके हाथ में दूध गिरा रहा था। लड़की कुछ गुस्से में खड़ी हुई और बच्चे के माता पिता से बोली, क्या आप कृपया अपने बच्चे को नियंत्रित कर सकते हैं? वह तो बच्चा है, आप किस बात पर हंगामा कर रहे हैं? ये तो सिर्फ एक कप दूध है, क्या वाकई इतना बड़ा बवाल मचाना जरूरी है? बच्चे की मां ने इसे गंभीरता से न लेते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह थोड़ी शर्मीली और अंतर्मुखी थी, उसे नहीं पता था कि बच्चे की मां से कैसे बहस करनी है। बच्चे की मां ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वह अपने पति के साथ चौक में टहलती और हंसती रही। इस बच्चे के आने से चौक में अफरा तफरी मच गई। अचानक बच्चे ने बेंच पर बैठे शांत आदमी को देखा और किसी अज्ञात कारण से उसके पास दौड़ी, उस आदमी के कपड़े खींचे, फिर दूर से उस आदमी को देखकर मुंह बनाते हुए तेजी से भाग गई। ये देखकर कि उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और अपना सिर भी नहीं उठाया, लड़का वापस भागा और अपने पैर की नोक से उस आदमी के पैर पर लात मारी। उसकी मां और पिता ने देखा कि उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और अपनी हंसमुख बातचीत जारी रखते हुए वापस मुड़ गए।
कुछ ही दूरी पर खड़ी लड़की से एक तीखी चीख निकली। बेंच की दिशा की ओर देखते हुए उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। गुस्से में उसने कभी कभी लड़के की ओर देखा और देखा कि वह आदमी को लात मार रहा है। ऐसा करते हुए वह हंस रहा है। वह जाकर उसे रोकना चाहती थी ताकि बच्चे के माता पिता से फिर से बहस कर सके। लेकिन जब लड़के ने फिर से उस आदमी को लात मारी तो उस आदमी का हाथ ऊपर आया। उसने लड़के के सिर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। धमाका! जमीन पर खून और हड्डियां बिखर गईं और स्टील का फर्श प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गया। लड़की डर के मारे चीखने लगी और हर कोई उस दिशा में देखने लगा जिस दिशा में वह घूर रही थी। अगले ही पल उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। बच्चे के माता पिता ने यह दृश्य देखा और वहीं अवाक खड़े रहे, जैसे कि उन्हें अभी तक समझ में नहीं आया हो कि क्या हुआ था। आखिरकार बच्चे की मां ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। एक क्रोधित शेरनी की तरह उस आदमी पर झपटी, क्योंकि उसके शरीर पर एलॉय कार्पेस दिखाई दिया। बच्चे का पिता भी गाली देते हुए आगे बढ़ा और उस पर भी एलॉय कार्पेस दिखाई दिया। दोनों में से एक तरफ चिल्लाते हुए उस आदमी के सिर पर मुक्के बरसाए। धमाका! मिश्र धातु से बनी दोनों मुट्ठियों ने उस आदमी के चेहरे पर एक बाएं और एक दाएं से जोरदार प्रहार किया, जो उसके गालों पर जोरदार प्रहार था। अगर वह कोई आम आदमी होता तो उसका सिर तुरंत फट सकता था, लेकिन उस आदमी का सिर नहीं हिला, वह अभी भी झुका हुआ था। अगले ही सेकंड उसने दोनों हाथ उठाए और उस आदमी और औरत के सिर पर दबाव डाला और उन्हें सीधे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर दो और स्प्रे जैसे पैटर्न दिखाई दिए जो पहले वाले से जुड़े हुए थे, अवर्णनीय रूप से भयानक और डरावने। पूरा परिवार बड़े करीने से एक साथ। हर कोई चिल्लाया और चौक से भाग गया। जिस लड़की का दूध लड़के ने पहले गिरा दिया था, वह घुटनों के बल कमजोर हो गई। भागना चाहती थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी। इसके बजाय वह जमीन पर गिर गई। उसके हाथ में किताब भी जमीन पर गिर गई। वह आदमी खड़ा हो गया और धीरे धीरे लड़की की ओर चलने लगा। लड़की का चेहरा भय से भरा हुआ था। उसका रंग पूरी तरह से फीका पड़ गया था। वह सदमे में थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और वह बस वहीं बैठी रही। जैसे ही वह आदमी उसके पास आया, लड़की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि वह मर जाएगी। उसका दिल खौफ से भर गया। लेकिन एक पल रुकने के बाद उसने महसूस नहीं किया कि उसका सिर उस खून से सने हाथ से दबाया जा रहा है। पूरे शरीर में कांप रही थी, फिर भी वह अपनी आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन कुछ पलों के लिए उसके सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। वह आदमी उसकी गिरी हुई किताब को अपने हाथ में पकड़े हुए था, उसे वापस दे रहा था, बस चुपचाप उसे देख रहा था। लड़की ने आखिरकार टोपी के नीचे उस आदमी का चेहरा देखा, आधा इंसान आधा स्टील, अवर्णनीय रूप से अजीब लेकिन एक असामान्य आकर्षण के साथ। लड़की ने सहज रूप से उस आदमी से किताब ले ली, यहाँ तक कि उसने सहज रूप से धन्यवाद भी कहा। उस आदमी ने उसे हल्का सा सिर हिलाया, फिर मुड़कर चला गया। लड़की ने उस आदमी की पीछे हती हुई आकृति को देखा। जो कुछ भी अभी हुआ था वह उसे एक सपने जैसा लग रहा था। लिन शेन, जो पूरी रात व्यस्त था, अभी कुछ देर पहले ही सोया था जब लेई ने उसे तत्काल बुलाया। श्री लिन शेन, ये बुरा है, लेई ने घबराहट में बाहर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। लेई, इतनी सुबह इतनी जल्दी क्या है? लिन शेन ने दरवाजा खोलते ही जम्हाई ली। डार्क बर्ड बेस से एक जानलेवा शैतान है, लेई ने हौंकते हुए कहा। एक जानलेवा शैतान? लिन शेन थोड़ा चौंका। ये शब्द उसके लिए वास्तव में अपरिचित था। ऐसे समय में क्या किसी को मारना भी कोई बड़ी बात थी? कोई कैसे जानलेवा शैतान की उपाधि प्राप्त कर सकता है? कोई शैतान कहीं से भी आ गया। उसने चौक में क्यूई परिवार के कुछ लोगों को मार डाला। वह भागा नहीं, बस हमारे बेस के आसपास टहलता रहा, और क्यूई परिवार के लोगों के उसके पीछे जाने के बाद कई और लोग मारे गए। उसके सामने पूरी तरह से शक्तिहीन पूरे क्यूई परिवार को डराकर और लोगों को भेजने की हिम्मत नहीं हुई। लेई का चेहरा बोलते हुए और भी भद्दा हो गया। ये क्यूई परिवार की समस्या है। तुम क्यों घबरा रहे हो? लिन शेन ने पानी पीते हुए कहा। श्री लिन शेन, मुझे घबराना पड़ रहा है। वह हत्यारा शैतान डार्क बर्ड एवेन्यू पर चल रहा था, वह आपकी दुकान में घुस गया। लेई ने चिंतित भाव से कहा। पफट! लिन शेन, जिसने अभी अभी एक घूंट लिया था, ने पानी को बाहर छिड़का जो अभी तक निगला नहीं गया था, और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कहा, मेरी दुकान? मेरी कौन सी दुकान? और कहाँ? आपकी प्राइमल एग की दुकान, लेई ने जवाब दिया। लिन शेन ने अपना पानी का कप गिरा दिया और बाहर भाग गया। दुकान में सिर्फ झाओली थी और उसका परिवार और लिन परिवार लंबे समय से पड़ोसी थे। अगर झाओली की उसकी दुकान में हत्या हो जाती तो लिन शेन को नहीं पता था कि वह उसके माता पिता का सामना कैसे करेगा। उस संबंध के बिना भी झाओली कई सालों से उसके साथ थी, वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। अध्याय 146। मेरी दुकान में एक विकृत व्यक्ति है। झाओली ने सुबह सुबह दुकान खोली। जब से लिन शेन ने बगल की दुकान में अपने पंजा मशीन कौशल का प्रदर्शन किया, तब से उनका व्यवसाय काफ़ी अच्छा चल रहा था। लिन शेन ने रियल्म किंग प्लैनेट पर एक प्लेबॉय के रूप में ख्याति प्राप्त करने के बाद उनके स्टोर में और भी अधिक ग्राहक खेलने आए।
इसलिए हाल ही में झाओली ने आधे घंटे पहले ही दुकान खोल दी थी। कुछ जल्दी आने वाले ग्राहक पहले से ही दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, ग्राहक अंदर चले गए, 50 अंडे के सिक्के खरीदने के लिए काउंटर पर लाइन में लग गए। जब झाओली उनके लिए सिक्के बदलने में व्यस्त थे, एक लंबा आदमी अंदर आया और पीछे की कतार में शामिल हो गया। कुछ मिनट बाद एक युवक अंदर आया। युवक ने कतार पर नजर डाली और सीधे आगे की ओर चला गया। जो ग्राहक पहले से ही वहां थे उन्हें एक तरफ धकेल दिया। बेब, मुझे 100 रुपये के सिक्के दो, युवक ने बोलते हुए झाओली की छाती पर नजर डाली। दूसरे लोग पहले यहां आ गए थे, तुम्हें लाइन में लग जाना चाहिए, झाओली ने थोड़ा भौहें से कुड़ी। उसे स्थानीय गुंडों से नफरत थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह दुकान खोलते समय ग्राहकों को बाहर नहीं निकाल सकती थी। लाइन में लगो, है न? युवक ने मुस्कुराते हुए कतार में खड़े अन्य लोगों की ओर मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई आपत्ति है? किसी को भी बोलते न देखकर युवक ने शालीन मुस्कान के साथ झाओली की ओर मुड़कर कहा, बेब तुम देखो, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उसने मुश्किल से बोलना समाप्त किया था कि उसे लगा कि किसी ने उसके सिर को पकड़ लिया है। उसने अपने सिर पर लगी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। ये देखना चाहता था कि कौन इतना साहसी है कि उसके सिर को छूने की हिम्मत कर सके। उसे सबसे ज्यादा नफरत थी कि लोग उसके सिर को छुएं, लेकिन ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह अपना सिर बिल्कुल भी नहीं हिला सकता था। उसकी नज़र विपरीत दीवार पर टंगे आईने पर पड़ी और फिर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह अपने अगले जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। उसने देखा कि उसका सिर एक बड़े हाथ से कुचला जा रहा था और खून और हड्डियां हर जगह बिखरी हुई थीं। ग्राहक चीखने लगे और तितर बितर हो गए और काउंटर के अंदर झाओली का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह उस आदमी को डरी हुई नज़र से देख रही थी। वह भागना चाहती थी, लेकिन काउंटर से दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसे उस आदमी के पास से गुजरना था, जो वहां रुकने से भी ज्यादा खतरनाक होता। कम से कम अब उनके बीच एक काउंटर तो था। उस आदमी ने अपनी पकड़ ढीली की, शरीर को जमीन पर गिरने दिया और काउंटर पर पैसों का एक ढेर रख दिया और गहरी आवाज में 2 शब्द बोले, सिक्के बदलो। झाओली कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे होश आया। उसने सहज रूप से पहले पैसे गिने, फिर उस आदमी को टोकरी और सिक्के दिए। अगर लिन शेन ने उसे इस तरह देखा तो उसे सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार देना होगा। आदमी ने टोकरी ली और एक पंजा मशीन के सामने बैठ गया, सिक्के डालने और खेलने लगा। झाओली वहीं अवाक खड़ा रहा, आदमी को एक के बाद एक सिक्के डालते हुए देख रहा था, फिर भी बेस म्यूटेशन एक को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। अली, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, एक मोटा सा व्यक्ति स्टूल पकड़े हुए अंदर आया। जैसे ही वह अंदर आया, चिल्लाया, लेकिन ये दृश्य देखकर रुक गया। मोटा, खिलवाड़ मत करो, झाओली ने जल्दी से क्यू तियानफू को पुकारा। क्यू तियानफू ने खेल खेल रहे आदमी की आकृति को सावधानी से देखा। झिझकते हुए काउंटर के बगल में जाकर उसने उत्सुकता से पूछा, अली, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ऐसा लगता है कि वह सिर्फ खेल खेलने आया है, झाओली ने कहा। यह अच्छा है, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। वह एक सीरियल किलर है, उसने पहले ही सड़क पर कई लोगों को मार डाला है। क्यू तियानफू ने अपनी आवाज़ कम कर दी ताकि सिर्फ वे दोनों ही सुन सकें। फिर झाओली का हाथ पकड़कर वे सावधानी से जाने लगे। दोनों बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े, उस आदमी को परेशान करने से डरते हुए। तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है? लिन शेन स्टोव में चली गई और उसने देखा कि क्यू तियानफू ने झाओली का हाथ पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उसके कंधे पर थामे हुए था। उसे बचाते हुए वे धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। लिन शेन को देखकर क्यू तियानफू लाल हो गया, सहज रूप से अपना हाथ पीछे खींच लिया जैसे कि वह किसी अवैध कार्य में पकड़ा गया हो। लिन, वह आदमी, झाओली की नज़र पंजा मशीन पर मौजूद आदमी पर गई। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम दोनों पहले बाहर निकलो। लिन शेन ने जमीन पर पड़े शव को देखा, थोड़ा भौहें से कुड़ी, झाओली को आगे बोलने से रोका और उन दोनों को पहले दुकान से बाहर निकलने को कहा। लिन, मुझे नहीं लगता कि वह आदमी बुरा है। उसने सिर्फ इसलिए लड़ाई शुरू की क्योंकि वह व्यक्ति कतार में आगे निकल गया था। झाओली को लगा कि यह कारण थोड़ा दूर की कुड़ी है, लाइन में कटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी कारण से उसने अभी भी सोचा कि उसे उस आदमी के लिए बोलना चाहिए। झाओली की नज़र में जैसे ही लिन शेन आया, वह आदमी बर्बाद हो गया। हम समझ गया। लिन शेन कुछ हैरान हुआ और उन्हें बाहर जाने का इशारा किया, फिर वह खुद उस आदमी के पास गया। दोस्त, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन हत्या हमेशा गलत होती है। लिन शेन उस आदमी के पास गया, ये देखना चाहता था कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन था। यह उसका घर था, साथ ही लिन परिवार का व्यवसाय भी। अगर वह इसे संभाल नहीं पाया तो भविष्य में लिन परिवार का व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। लेकिन जैसे ही लिन शेन एक तरफ गया और उसके चेहरे को देखा, उसके द्वारा कहे जाने वाले शब्द अटक गए, आगे बोलने में असमर्थ। अरे, वह यहाँ कैसे हो सकता है? लिन शेन ने महसूस किया कि उसके सिर में झुंझुनी हो रही थी और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए थे। सिर्फ एक नज़र में लिन शेन ने पहचान लिया कि यह आदमी फ्रॉस्ट जायंट ट्री वाला ही था।
उसे लगा कि मिस्टर तियान उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह आदमी रियल किंग प्लैनेट को छोड़कर यहाँ कैसे आ गया। अब लिन शेन ने खुद को एक अजीब स्थिति में पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुकना है या जाना है। वह बिना हिले डुले काफ़ी देर तक एक ही जगह पर जम गया। हालांकि उस आदमी ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मशीन में सिक्के डालना जारी रखा और बेस म्यूटेशन एग्स को पकड़ने की कोशिश की। उसने कई सिक्के डाले थे लेकिन एक भी नहीं पकड़ पाया। उसके पास कोई हुनर नहीं था, बस एक प्लेबॉय जैसा तरीका था। जब तक वह एक निश्चित संख्या में नहीं खेलता, वह निश्चित रूप से कभी कुछ नहीं पकड़ पाएगा। लिन शेन को अब मशीन की बाधाओं को इतना कम करने का पछतावा हो रहा था। सोच रहा था, क्या होगा अगर उसे कुछ समय बाद कोई बेस म्यूटेशन अंडे नहीं मिले और उसने मेरे घर को मारने का फैसला किया। अब दुकान में केवल वह और वह आदमी था। अगर वह आदमी वास्तव में मारना चाहता था तो वह सबसे पहले जाएगा। लिन शेन के दिमाग में यह विचार आया कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। मौत से लड़ो, असंभव, ऐसा होने की कोई संभावना नहीं थी। उसने दूसरे आदमी की ताकत देखी थी जो वर्तमान में उसकी पहुंच से परे थी। अगर वह आदमी उसे मारना चाहता था तो भले ही उसके हाथ में एंजल रिवॉल्वर हो, ट्रिगर पर एक उंगली हो, उसके पास गोली चलाने का मौका नहीं होगा। इसके अलावा अगर वह गोली चलाता भी तो वह बेकार होता। यह एक ऐसा आदमी था जो अपने नंगे हाथों से क्रिस्टल बेस को आसानी से कुचल सकता था। लिन शेन का कोई इरादा नहीं था कि वह आगे बढ़े और उसे कुछ हद तक लगा कि लड़ने से निश्चित रूप से मौत हो जाएगी, जबकि कुछ न करने से वह बच सकता है। फ्रॉस्ट जायंट ट्री पर लिन शेन को लगा कि यह आदमी अंधाधुंध हत्या करने वाला नहीं है, और झाओली ने जो कुछ भी कहा था उससे लिन शेन को लगा कि उस आदमी के बारे में उसका शुरुआती फैसला सही था। ये सोचते हुए लिन शेन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वह सीधे दुकान से निकल जाना चाहता था। दुकान की बलि दी जा सकती है और वह अंदर से जो चाहे ले सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। वह आदमी आर्केड गेम खेलता रहा और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लिन शेन लगभग दुकान के दरवाजे पर ही था जब उसने अचानक उस आदमी को ये कहते हुए सुना, तुम कहाँ जा रहे हो? इसे साफ करने के लिए किसी को बुलाने जा रहा हूँ। लिन शेन के पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने फर्श पर पड़े शव की ओर इशारा किया। मेरे पास सिक्के नहीं हैं, मुझे कुछ और लाओ। वह आदमी उठकर काउंटर पर गया, नोटों का ढेर नीचे रखा और लिन शेन की तरफ देखा। कोई विकल्प न होने पर लिन शेन काउंटर के पीछे गया, आदतन पैसे गिने, फिर क्लॉ और कॉइन्स निकाले। उस आदमी ने सिक्के लिए पलटा और वापस क्लॉ मशीन के पास गया और अपना सिक्का गिराने का खेल फिर से शुरू कर दिया। वह वास्तव में सिद्धांतवादी व्यक्ति है। लिन शेन ने चुपके से राहत की सांस ली। कम से कम अब उसे यकीन हो गया था कि वह आदमी कोई बेतरतीब हत्यारा नहीं था। काउंटर के पीछे से बाहर आकर लिन शेन ने फिर से जाने के बारे में सोचा। भले ही वह आदमी सिद्धांतवादी लग रहा था, लेकिन कौन जानता था कि वह कोई अनियमित मनोरोगी था। लिन शेन ने उस आदमी के चरित्र पर अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं की। वहीं रुक जाओ। जैसे ही उसकी उंगलियां कांच के दरवाजे के हैंडल को छू गईं और उसने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला था, उस आदमी ने फिर से बात की, उसे रोकते हुए। अध्याय 147, घातक। क्या कुछ और है? लिन शेन को रुकना पड़ा और उस आदमी की तरफ देखते हुए उसने पूछा। वह आदमी अभी भी जॉयस्टिक चला रहा था और पीछे मुड़े बिना उसने शांति से कहा, हम पहले भी रियल किंग प्लैनेट पर मिल चुके हैं। पहले भी मिल चुके हैं। दूसरे पक्ष ने उसे पहले ही पहचान लिया था और लिन शेन चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। उसे अब बहुत संदेह था कि क्या उस आदमी का उसकी दुकान पर आना संयोग था या जानबूझकर। अगर यह संयोग था तो वह आदमी पेड़ों में छिपकर बड़ा हुआ था और अभी अभी ह्यूमन मदर प्लैनेट पर आया था। उसे यह जानकारी कहाँ से मिली कि यह उसकी दुकान है? अगर यह संयोग नहीं था तो यह बहुत ही संयोग था। मदर प्लैनेट इतना विशाल था तो वह खास तौर पर डार्क बर्ड बेस और खास तौर पर उसकी दुकान पर क्यों आया? यह आपकी दुकान है? आदमी ने फिर पूछा। हाँ। इस बिंदु पर लिन शेन केवल इसे स्वीकार कर सकता था। मैंने पहले 500 खर्च किए थे और अब मैंने 500 और खर्च किए हैं। क्या मैं अंदर बेस म्यूटेशन एग को पकड़ सकता हूँ? आदमी ने बिना पीछे मुड़े पूछना जारी रखा। हाँ, लिन शेन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, क्योंकि अंदर का बेस म्यूटेशन एग दुकान में सबसे अच्छा था। इस मशीन की पूरी दुकान में सफलता की संभावना सबसे कम थी। हर 20 प्रयासों में से लगभग एक सफल होगा। प्रत्येक खेल में 2 सिक्कों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सिक्के की कीमत 10 युआन होती है, जिसका अर्थ है कि बेस म्यूटेशन एग को पकड़ने के लिए लगभग 400 युआन पर्याप्त होने चाहिए। बेशक केवल एक संभावना थी, लेकिन अगर आपका पंजा कोण बहुत खराब था और आपने अंदर बेस म्यूटेशन एग को नहीं पकड़ा, तो चाहे पंजा कितना भी टाइट क्यों न हो, इसे पकड़ना संभव नहीं होगा। इस संबंध में लिन शेन चिंतित नहीं थे। अजीब आदमी की क्षमताओं के साथ उसका निर्णय इतना खराब नहीं हो सकता था। वह हमेशा बेस म्यूटेशन एग को पकड़ सकता था, लेकिन ये पंजे के बहुत ढीले होने के कारण था कि वह इसे पकड़ नहीं सका। एक बार एक निश्चित संख्या में प्रयास करने के बाद पंजा स्वाभाविक रूप से बहुत कड़ा हो जाएगा।
अगर यह अंडे को पकड़ लेता तो निश्चित रूप से इसे पकड़ पाता। अजीब आदमी ने 2 बार में 1000 युआन के सिक्के खरीदे थे। अच्छी किस्मत से वह 3 बेस म्यूटेशन अंडे पकड़ सकता था और बुरी किस्मत से वह अभी भी 2 पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। लिन शेन को इस पर भरोसा था। तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं, अजीब आदमी ने कहा जबकि वह बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ने की कोशिश जारी रखता है। महामहिम का मतलब है कि अगर आप खिलौना नहीं पकड़ सकते तो आप मेरी जान ले लेंगे, क्या ये सही है? लिन शेन ने अनुमान लगाया। अजीब आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने आप खेलता रहा। अजीब आदमी के बारे में लिन शेन ने अपने दिल में पहले से ही कुछ अनुमान लगा लिए थे। वह एक नासमझ हत्यारा नहीं था, लेकिन उसकी हत्या की सीमा बहुत कम थी, जो एक सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। ऐसा लगता है कि महामहिम सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, इसलिए चलो निष्पक्षता के बारे में बात करते हैं। लिन शेन ने सोच समझकर कहा, यदि आप बेस म्यूटेशन एग को नहीं पकड़ सकते हैं और मुझे मारना चाहते हैं, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मैं मरने के लायक हूं, यह आपका मानक है और आपके मानक के अनुसार मैं मरना चाहता हूं। लेकिन अगर आपके मानक के अनुसार मुझे मरना नहीं चाहिए, फिर भी आपको कुछ भी भुगतान नहीं करना है, तो क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? झाओ ली और क्यू तियानफू दुकान के दरवाजे के बाहर छिपे हुए थे, अंदर की आवाज़ों को सुन रहे थे। जब लिन शेन ने कहा कि अगर वह खिलौना नहीं पकड़ता है तो अजीब आदमी उसे मार देगा, क्यू तियानफू ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, उस आदमी ने दुकान में पंजे इतने ढीले कर दिए हैं, अब वह जो बोया है उसे काट रहा है। हो, अगर वह इसे नहीं पकड़ सकता है तो क्या वह निश्चित रूप से मर नहीं जाएगा? अपना कौवा का मुंह बंद करो, इसे जरूर पकड़ा जा सकता है। ये 20 कोशिशों में से एक बार जरूर लगता है, झाओली ने उसे घूरते हुए कहा। इसे पकड़ने के लिए 20 में से एक बार, ये सिर्फ बेस म्यूटेशन एग को पकड़ने के लिए पंजे की ढील के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्या होगा अगर अजीब आदमी उसे कोशिश में ही निकल जाए? क्यूई तियानफू ने कहा। कोई क्या होगा नहीं है। झाओली ने आगे बढ़कर क्यूई तियानफू को चुटकी काटी, जिससे वह दर्द से कराह उठा। बाहर बहुत से लोग दूर से देख रहे थे, क्यूई परिवार और वांग परिवार के लोग थे। डाक बर्ड बेस पर इतनी बड़ी हलचल के साथ क्यूई शुहिंग और वांग तियान भी आ गए थे, लेकिन वे वेल्थ फ्लॉन्टिंग क्लॉक रेन शॉप के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्या वह हत्यारा शैतान खास तौर पर आपके क्यूई परिवार के लिए यहाँ है, या वह लिन परिवार को निशाना बना रहा है? वांग तियान ने सोच समझकर पूछा। ये लिन परिवार को निशाना बनाना चाहिए, हमारा क्यूई परिवार सिर्फ नाहक मुसीबत झेल रहा है, क्यूई शुहिंग ने अपनी खोज को दोहराया। ये सुनने के बाद वांग तियान ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, एक बच्चे की बदतमीजी के कारण इतने सारे लोगों को मारना, उस व्यक्ति की हत्या की मंशा वाकई बहुत बड़ी है। आजकल दुनिया का यही तरीका है, क्यूई शुहिंग ने उदास होकर कहा। अगर उन्होंने पहले ही पूरी तरह से जांच कर ली होती तो क्यूई परिवार के उन मिश्र धातु सदस्यों को मरना नहीं पड़ता। ये जानते हुए कि वह अजीब आदमी कितना क्रूर था, क्यूई परिवार ने उसे फिर से परेशान करने के लिए लोगों को नहीं भेजा होता। इतनी बड़ी हत्या की मंशा के साथ इस बार लिन शेन शायद बड़ी मुसीबत में है, वांग तियान ने आह भरी। हालांकि लिन शेन की मृत्यु वांग परिवार के लिए एक अच्छी बात होगी, लेकिन इस तरह से पूरी तरह से पराजित होने के कारण वांग तियान को लोमड़ी के मरने पर खरगोश के अपरिहार्य भाग्य के लिए उदासी का एक रंग महसूस हुआ। आज कोई लिन परिवार के लिन शेन को कुचलने में सक्षम था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि एक दिन वांग तियान की बारी नहीं आएगी। कोई भी यह आश्वासन नहीं दे सकता कि वे अपने जीवनकाल में किसी को अपमानित नहीं करेंगे। भले ही उन्होंने किसी को अपमानित न किया हो, वांग परिवार में इतने सारे लोगों के साथ अगर कोई दुर्जेय चरित्र को अपमानित करता है तो यह वांग परिवार के लिए एक भयावह आपदा होगी। क्लॉकरेन की दुकान के प्रवेश द्वार पर अंकल लेई और लिन परिवार के कई प्रमुख सदस्य म्यूटेटर के साथ पहुंचे थे। डाक बर्ड बेस में अगर लिन परिवार को इस तरह से धमकाया जाता तो वे इसकी अनुमति नहीं दे सकते थे। दुर्भाग्य से इन लोगों में से एक भी क्रिस्टल बेस नहीं मिल सका, वे सभी मिश्र धातु स्तर के थे और इतने सारे लोगों के होने से वास्तव में बहुत मदद नहीं मिली। अपनी जगह पर वापस जाओ और बिना अनुमति के अपनी जगह से मत जाओ, लिन शेन ने आदेश दिया, क्योंकि उसने देखा कि वे दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वह जानता था कि अगर ये लोग अंदर आ गए तो वे सिर्फ मौत को दावत दे रहे होंगे, ये व्यर्थ होगा और वे अपनी जिंदगी मुफ्त में बर्बाद कर रहे होंगे। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? क्या मैं लिन परिवार का लिन शेन अब गंभीरता से नहीं लिया जाता? ये देखकर कि वे लोग नहीं जा रहे थे, लिन शेन का चेहरा बोलते समय सख्त हो गया। श्री लिन शेन, ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात नहीं सुनते, लेकिन परिवार के मुखिया के यहाँ न होने के कारण हम आपको गलत नहीं होने दे सकते और निश्चित रूप से किसी को आपकी जान को खतरे में नहीं डालने दे सकते, अंकल लेई ने कहा। कोई भी मेरी जान को खतरे में नहीं डाल रहा है, मैं अपनी समस्याओं को खुद हल करूंगा। अंकल लेई, क्या मैं अभी भी लिन परिवार का हिस्सा हूं? क्या मेरे शब्दों का अब भी कोई महत्व है?
लिन शेन ने ठंडे चेहरे से कहा। अंकल लेई ने अपने होंठ काटे और 4 मुख्य सदस्यों की ओर मुड़े। आप लोग पहले लोगों को वापस ले जाए। क्या यह उचित है? अगर परिवार के मुखिया के न होने पर श्री लिन शेन को कुछ हो जाता है? मुख्य सदस्यों में से एक ने हिचकिचाहट दिखाई। मेरी बात सुनो, श्री लिन शेन का अपना निर्णय है, अंकल लेई ने कहा। 4 मुख्य सदस्यों ने इस पर विचार किया और सहमति व्यक्त की। रियल्म किंग प्लैनेट पर लिन शेन के प्रदर्शन को देखते हुए अगर वह भी स्थिति को संभाल नहीं सकता तो उनकी भागीदारी बेकार होगी। 4 मुख्य सदस्यों ने एक दूसरे को देखा और प्रत्येक ने अपने म्यूटेटर को दूर ले गए। हालांकि अंकल लेई नहीं गए। वह बाहर खड़े रहे, बिना कुछ कहे अंदर की स्थिति को देखते रहे। ये देखकर कि अंकल लेई नहीं गए थे, लिन शेन को पता था कि उन्हें भेजना बेकार था और उन्होंने कुछ और नहीं कहा। तुम्हारी बात तो कुछ हद तक सही है। अजीब आदमी रुका और पलटा, पहली बार लिन शेन की ओर देखते हुए। अगर मैं इसे नहीं पकड़ पाया और तुम्हारी जान ले ली, अगर मैं इसे पकड़ भी लूं तो तुम क्या चाहती हो? मेरी जान। अध्याय 148। मेरी चीजें लौटा दो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है जब तक तुम उसे पकड़ते हो। बस अब बेतरतीब ढंग से लोगों को मत मारो। लिन शेन ने बोलने से पहले एक पल सोचा। अगर राक्षस मान जाता तो कम से कम वह डार्क बर्ड बेस में हत्याओं की होड़ में शामिल नहीं हो पाता। लिन शेन भी लिन परिवार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। नहीं तो भले ही लिन शेन जीत जाता और राक्षस उसे इस बार नहीं मारता, डार्क बर्ड बेस में ऐसा हत्यारा पागल होने के कारण कौन जानता है कि क्या हो सकता है। तुम्हें मेरी जान ले लेनी चाहिए। कौन जानता था कि राक्षस ठंडे स्वर में कहेगा और फिर मुड़कर अंडे पकड़ना जारी रखेगा। लिन शेन को नहीं पता था कि राक्षस सच बोल रहा था या नहीं। कौन जानता था कि हारने के बाद वह वास्तव में अपना वादा निभाएगा या नहीं। अगर उसने वास्तव में राक्षस को मारने की कोशिश की और राक्षस ने अपना वादा नहीं निभाया और वापस लड़ा तो क्या लिन शेन को बहुत नुकसान नहीं होगा? राक्षस को बार बार अंडा पकड़ने में विफल होते देख लिन शेन को थोड़ा झटका लगा। लिन शेन के आने से पहले राक्षस ने खेल के लिए 500 सिक्के बदल दिए थे। सैद्धांतिक रूप से उसे अब तक एक पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लिन शेन ने राक्षस के लिए 500 और सिक्के बदले, जिसने 1 दर्जन से ज्यादा बार कोशिश की। पिछले प्रयासों को मिलाकर उसे अब तक एक पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं हुआ। झाओली ने फिर से संभावना को समायोजित नहीं किया, है न? लिन शेन ने झाओली की ओर देखा, जो दरवाजे के बाहर चुपके से झांक रहा था। कई सालों से लिन शेन के साथ रहने के कारण झाओली ने उसकी नज़र को समझ लिया और बाहर से ही अपना सिर जोर से हिलाया। अगर इसे समायोजित नहीं किया गया है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, या शायद पिछली बार पंजा काफी कड़ा था और राक्षस खेल में नया होने के कारण अवसर को भुनाने में विफल रहा। लिन शेन ने मन ही मन सोचा। राक्षस की टोकरी में सिक्के धीरे धीरे कम होते देख लिन शेन घबरा गया। क्या यह मशीन में कोई समस्या हो सकती है? इसने अभी तक कुछ क्यों नहीं पकड़ा है? चून की टोकरी में कुछ ही सिक्के बचे थे। लिन शेन चुपके से अपनी ताकत इकट्ठा करने के अलावा कुछ नहीं कर सका, और अगर वह वास्तव में हार गया तो तुरंत सेलेस्टियल कोर्ट पर कदम रखने की तैयारी करने लगा। हालांकि सेलेस्टियल कोर्ट पर कदम रखना राक्षस की चाल जितनी तेज नहीं थी, फिर भी यह उसकी आखिरी जीवन रेखा थी। अब लिन शेन को संदेह हुआ कि कहीं राक्षस ने मशीन के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की है, अन्यथा ये कुछ क्यों नहीं पकड़ता। जैसे ही लिन शेन सोच रहा था, उसने अचानक पंजे वाली मशीन से आने वाले आनंददायक संगीत को सुना और मशीन पर लगे रंगीन बल्ब चमकने लगे। एक पकड़ा। लिन शेन ने राहत की लंबी सांस ली। कम से कम वह इस बाधा को पार कर गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या राक्षस अब भी उसे परेशान करेगा। उसे पकड़ने के बाद राक्षस नीचे गिरे हुए बेस म्यूटेशन अंडे को लेने नहीं गया। टोकरी में अभी भी कुछ सिक्के बचे थे और उसने खेलना जारी नहीं रखा, बल्कि खड़ा हो गया। राक्षस को कदम दर कदम अपनी ओर बढ़ते देख लिन शेन ने खुद पर भौहें सिकोड़ी। क्या यह इतना क्रोधित हो सकता है कि वह लड़ाई शुरू करना चाहता है? यह मेरी जान है, मुझे मार डालो, राक्षस ने लिन शेन के सामने खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा। क्या यह इतना आसान है? लिन शेन ने अपने सामने गतिहीन राक्षस को देखा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी। इसे भूल जाओ, तुम जा सकते हो। लिन शेन जोखिम नहीं लेना चाहता था। तुम्हें मेरी जान नहीं चाहिए? राक्षस ने बिना हिले डुले अभी भी लिन शेन को देखते हुए पूछा। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए, लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। राक्षस ने बिना कुछ बोले लिन शेन को देखा, बस धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। लिन शेन ने तुरंत ही सेलेस्टियल कोर्ट पर कदम रखा, तुरंत पीछे हट गया और कांच को तोड़ दिया, और बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और पूरी गति से भाग गया। राक्षस एक पल के लिए रुक गया। लिन शेन को एक भागते हुए घोड़े की तरह लंबी सड़क पर भागते हुए देखा। उसके मुंह का कोना एक तरफ थोड़ा ऊपर की ओर था, जिससे एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। जैसे ही राक्षस इत्मीनान से आगे बढ़ा, चारों ओर सब कुछ रुक गया। हर कोई चौड़ी आंखों से देख रहा था, क्योंकि राक्षस दुकान से बाहर चला गया, जिस दिशा में लिन शेन गायब हो गया था, और कोई भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका।
लिनशेन तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर की शक्ति एक उग्रधार की तरह थी, जो उसके शरीर को और अधिक गति देने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसका मांस और खून लगभग फटने के बिंदु तक कुचल दिया गया था, लेकिन स्टील कारपेस ने स्वचालित रूप से उसके शरीर की रक्षा की क्योंकि वह हवा की तरह डार्कबर्ड बेस से बाहर निकल गया। उसकी गति बढ़ती रही, ध्वनि अवरोध को तोड़ते हुए और उसके चारों ओर एक शंक्वाकार शॉकवेव बनाते हुए। इसकी विस्फोटक ध्वनि बार बार सीमाओं को तोड़ती रही। स्टील कारपेस खुद प्रभाव का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। लाल और सुनहरा चमक रहा था, जैसे कि एक उल्का वायुमंडल में प्रवेश कर रहा हो और प्रवेश करते ही जल रहा हो। वह जहां भी गुजरता था, उसके चारों ओर की घास और पेड़ विस्फोट की लहर से दोनों तरफ उड़ जाते थे। भागते भागते लिनशेन धीरे धीरे रुक गया और उसके शरीर पर लाल चमकने वाला कवच फिर से स्टील के रंग में बदल गया। तुमने दौड़ना क्यों बंद कर दिया? लिनशेन के पीछे से राक्षस की आवाज़ गूंजी। भाग नहीं सकता, बस बात करने के लिए एक अलग जगह ढूंढना चाहता था। लिनशेन राक्षस की ओर मुड़ा, ये जानते हुए कि अगर राक्षस वास्तव में उसे पकड़ना चाहता था तो वह दुकान से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। किस बारे में बात कर रहे हो? राक्षस ने लिनशेन की ओर देखते हुए दिलचस्पी से पूछा। तुम्हें मुझे क्यों मारना है? लिनशेन ने सोचा और पूछा। क्या मैंने कभी कहा था कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? राक्षस का आधा चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि दूसरा आधा स्टील की तरह दिखने वाला स्थिर था, जिससे एक भयानक दृश्य बन रहा था। अगर तुम मुझे नहीं मार रहे हो तो क्यों हाथ बढ़ा रहे हो? लिनशेन एक पल के लिए लड़खड़ा गया। मुझे मेरी चीज़ वापस चाहिए, राक्षस ने कहा। तुम्हारी चीज़? कौन सी चीज़? लिनशेन थोड़ा हैरान था, उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने राक्षस की कोई चीज़ कब ली थी। फ्रॉस्ट जायंट ट्री पर उसने कुछ भी नहीं लिया था। क्या ये फ्रॉस्ट वॉरियर्स हो सकते हैं? लिनशेन ने एक पल के लिए सोचा, ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र संभावना थी। तुम्हारी कलाई पर जो टेलीपोर्टर है वह मेरा है, राक्षस ने लिनशेन की ओर देखते हुए कहा। ये तुम्हारा है? लिनशेन चौंक गया, उसकी उंगलियां लगातार मैकेनिकल कलाई घड़ी के स्विच को दबा रही थीं। उसका भागना वास्तव में भागने का प्रयास नहीं था, बल्कि स्थान बदलने और टेलीपोर्टर को सक्रिय करने का प्रयास था, जो सीधे रियल्म किंग ग्रह पर जा रहा था, जहां, निश्चित रूप से, भले ही राक्षस तेज था, वह रियल्म किंग ग्रह तक उसका पीछा नहीं कर सकता था। अगर राक्षस ने शुरू से ही उसे पकड़ लिया होता तो वह पहले ही टेलीपोर्ट हो जाता, इस बात की परवाह किए बिना कि उसे देखा गया है या नहीं, क्योंकि अपनी जान बचाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अप्रत्याशित रूप से राक्षस उसके करीब आने के इरादे के बिना उसका पीछा कर रहा था। यही कारण था कि लिनशेन तब तक भागता रहा जब तक कि वह बेस के बाहर नहीं पहुंच गया। राक्षस ने सिर हिलाया, फिर भी उसकी नज़र लिनशेन से नहीं हटी। ये लिनशेन के लिए अपनी जान बचाने का आखिरी उपाय था, और अगर वह इसे राक्षस को दे देता, और अगर राक्षस उसे मारना चाहता, तो वह खुद का बचाव करने के सभी साधन खो देता। अगर वह इसे नहीं सौंपता, और भले ही वह कलाई घड़ी की क्षमता को जानते हुए रियल्म किंग प्लैनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता, तो राक्षस निश्चित रूप से उसके लौटने का इंतजार करता, और वह अभी भी अपने भाग्य से बचने के लिए संघर्ष करता। अपने होंठ काटते हुए लिनशेन ने कलाई घड़ी पर स्विच को निर्णायक रूप से दबाया। उसने राक्षस पर शब्दों को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि शायद उसके द्वारा कहे गए एक गलत शब्द और राक्षस उसकी जान लेने के लिए हमला कर देगा। वह कलाई घड़ी राक्षस को नहीं देना चाहता था, ऐसा करने का मतलब होगा अपनी जान उसे सौंपना। बचने की कम संभावना के साथ भी वह जुआ खेलने के लिए तैयार था। अगर उसे मरना था तो वह अपने हाथों से मरेगा। क्या नियमों का पालन करना इतना मुश्किल है? राक्षस ने लिनशेन को बिना रोके स्विच दबाते हुए देखा, निराशा का भाव दिखाया, खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम एक दिलचस्प व्यक्ति हो, लेकिन ये पता चला कि तुम सिर्फ एक और उबाऊ व्यक्ति हो। अगर तुम इसे जाने देते तो तुम आज़ाद हो सकते थे, मौत को क्यों चुनते? जिस क्षण लिनशेन ने स्विच दबाया, राक्षस की धातु की उंगली हिल गई और रहस्यमय तरीके से कलाई घड़ी का डायल उछल गया। अध्याय 149 अमरता शास्त्र में प्रवेश। बैकवर्ड। लिनशेन के आसपास का माहौल बदल गया, और जैसे ही उसने अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन महसूस की, उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने स्पष्ट रूप से घास वाली ढलान चुनी थी, लेकिन वहां कोई घास वाली ढलान नहीं थी, केवल एक बंजर सतह थी, धूल और रेत जैसी जमीन, दूरी पर रिंग के आकार के ज्वालामुखी, एक दूसरे से असंबद्ध, खाली जमीन पर बिखरे हुए। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि गुरुत्वाकर्षण दायरे के राजा ग्रह से अलग था। दायरे के राजा ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उसके ग्रह से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन यहाँ गुरुत्वाकर्षण और भी कमजोर था, जिससे उसे एक विशाल हीलियम गुब्बारे से बंधे होने का एहसास हो रहा था, जो ऊपर तैरने के लिए मुश्किल से कोई प्रयास कर रहा था। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि लिनशेन को सांस लेना असंभव लग रहा था। उसने जो हवा अंदर ली, उसने सल्फ्यूरिक एसिड की तरह उसके श्वसन पथ को झुलसा दिया, और उसे घुटन की तेज अनुभूति हुई। ये रियल्म किंग ग्रह नहीं है। इस ग्रह की हवा में ऑक्सीजन नहीं है। लिनशेन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा, जिसमें 30 दिनों की उल्टी गिनती दिखाई दे रही थी।
लिन शेन को रोने का मन हुआ, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। उसने समय बढ़ा दिया था ताकि इन 30 दिनों का उपयोग रियल्म किंग ग्रह पर अपनी ताकत और स्तर को बढ़ाने के लिए कर सके, ताकि जब वह वापस टेलीपोर्ट हो तो वह उन राक्षसों के खिलाफ जीवित रहने में सक्षम हो सके। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि टेलीपोर्टर उसे रियल्म किंग के अलावा अन्य ग्रहों पर भेज सकता है। उसे यकीन था कि टेलीपोर्टेशन त्रुटि राक्षस द्वारा छेड़छाड़ के कारण हुई थी, उसे बस यह नहीं पता था कि यह कैसे किया गया था। अब इसके बारे में और सोचना व्यर्थ था। ठंडी हवा की लहरें स्टील कारपेट से होकर गुजर रही थीं, जिससे लिन शेन को इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ का तापमान उसके ग्रह और रियल्म किंग ग्रह से कहीं कम था, और एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतनी ठंड में जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। उसने कोई ग्लेशियर नहीं देखा, इसका कारण संभवतः ये था कि इस ग्रह पर पानी नहीं था। बिना ऑक्सीजन, बिना पानी, बेहद कम तापमान और बिना भोजन के, और उन खतरों का तो जिक्र ही न करें जिनके बारे में लिन शेन को पता नहीं था, ऐसी जगह पर 30 दिन तक जीवित रहना उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी नारकीय कठिन खेल में प्रवेश कर गया हो। उसने अपना बैकपैक खोला और देखा कि फिजाएं अभी भी सो रही थी, पर्यावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला व्यक्ति हूं जिसे चोट लगी है। लिन शेन ने आह भरी, अपना पेट लॉन्चर निकाला और अपने पालतू जानवरों को आसपास की रखवाली करने के लिए लगा दिया, जबकि वह जीवन के लालच और मृत्यु के भय के अमृत की खेती करने के लिए बैठ गया। वह केवल यह आशा कर सकता था कि विकास सिद्धांत उसे इस वातावरण में जीवित रहने में सक्षम बना सकता है। यदि वह पहली चुनौती को पार नहीं कर सका तो 30 दिनों के बारे में भूल जाओ, केवल 1 या 2 घंटे में वह अपने पूर्वजों से मिल जाएगा। आसपास कोई आश्रय नहीं था सिवाय उन ज्वालामुखी जैसे रिंग पर्वतों के, बाकी सब कुछ सपाट और खुला था, छिपने के लिए कहीं नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन शेन को अंदर से असहजता महसूस होने लगी, घुटन का ऐसा अनुभव जिसे कोई भी सहना नहीं चाहता था। लिन शेन हमेशा अपनी सांस रोकने में हिचकिचाते थे क्योंकि यह बहुत खतरनाक था, और यह अनुभूति ऐसी थी जिसे एक सामान्य इंसान के लिए सहन करना मुश्किल होता है। इंसान आत्महत्या करने के कई तरीके अपना सकता है। कुछ लोग इमारतों से कूदना चुनते हैं, कुछ लोग लटकना चुनते हैं या जहर पी लेते हैं, लेकिन कोई भी खुद को दम घोंट कर नहीं मार सकता। बाहरी हस्तक्षेप के बिना कोई भी खुद को दम घोंट नहीं सकता, और इसलिए विकास सिद्धांत कभी भी ट्रिगर नहीं हो सकता। बेशक ये भी संभव है कि इसे बिल्कुल भी ट्रिगर न किया जा सके। जब तक कोई दम घुटने वाला होता है तब तक वह पहले ही मर चुका होता है, इसलिए विकास सिद्धांत का क्या उपयोग होगा। अब लिन शेन केवल यह आशा कर सकते थे कि विकास सिद्धांत काम करेगा, अन्यथा उनके सामने केवल मौत ही थी। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था और लिन शेन को ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी महसूस हुई, फिर भी घुटन की अनुभूति कम हो गई थी। उसका शरीर शिथिल महसूस कर रहा था और उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में गर्मी शुरू हो गई थी, जिससे उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन यह इवोल्यूशन थ्योरी का प्रभाव नहीं था, ये ऑक्सीजन की कमी के एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद मस्तिष्क द्वारा उत्पादित एक गलत संकेत था। इस स्तर पर यह जल्द ही एक घातक चरण में प्रवेश करेगा। वास्तव में लिन शेन के शरीर में ऐंठन होने में बहुत समय नहीं लगा, और वह अब अपनी सांस रोककर नहीं रख सकता था। चाहे बाहर कुछ भी हो, वह स्वाभाविक रूप से सांस लेने लगा। उसे नहीं पता था कि उसके श्वसन पथ के माध्यम से किस तरह की गैस उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, लेकिन लिन शेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे वायुमार्ग को गर्म लोहे से जलाया जा रहा हो, जैसे कि उसे चीर दिया जा रहा हो। लिन शेन पीड़ा में सिकुड़ गया, जल्दी से संघर्ष कर रहा था और बेतहाशा ऐंठने लगा। उसके हाथ अपने गले को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दर्द अवर्णनीय था, और सबसे भयानक विशेषण भी उस पीड़ा को व्यक्त करने में कम पड़ गए जो वह उस समय अनुभव कर रहा था। अगर वास्तव में पृथ्वी पर कोई नरक है तो लिन शेन को लगा कि वह अब उसके सबसे गहरे स्तर पर है। विकास सिद्धांत गतिहीन रहा और लिन शेन को आत्महत्या की इच्छा भी हुई, क्योंकि वह अब इसे और सहन नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसने अपनी बाहों को पकड़ते हुए, अपने स्टील के कवच पर गहरे निशान बनाते हुए सहन किया। जब लिन शेन को लगभग लगा कि वह मरने वाला है, तब आखिरकार विकास सिद्धांत ने काम करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द फैल गया। हर अंग, त्वचा का हर इंच, हर कोशिका यातना के अधीन लग रही थी। अत्यधिक दर्द में लिन शेन ने आखिरकार होश खो दिया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन जब लिन शेन होश में आया तो उसने पाया कि उसका स्टील का कवच अपने आप उसके शरीर में वापस चला गया था। उस तरह का दर्द, जैसे कि शुद्धिकरण में गिरना, भी गायब हो गया था। वह अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। केवल हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो बहुत सारे पटाखे फोड़ने के बाद की गंध जैसी थी। मैं बच गया। लिन शेन ने एक गहरी सांस ली और तीव्र गंध से तुरंत उसका गला भर आया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जैसे ही आंसू निकले, वे तुरंत बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए, लिन शेन की आंखों के कोनों पर हीरे की तरह लटके हुए। आखिर यह कौन सा ग्रह है? लिन शेन खड़ा हुआ, फिर से बेस म्यूटेशन से गुजरा, अपने शरीर को कारपेस से सुरक्षित किया और कारपेस फिल्टर से सांस लेने में बहुत बेहतर महसूस किया।
यह मुख्य रूप से उसके शरीर में नमी बनाए रखने के लिए था, अन्यथा ऐसी जगह पर शरीर के पानी की अत्यधिक कमी अभी भी घातक होगी। लिन शेन ने फिर से अपनी सांस रोकने की कोशिश की और उसके आश्चर्य से जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर का अमृत अपने आप काम करना शुरू कर दिया। जिस समय वह बेहोश था उसने अनजाने में अमरता शास्त्र में महारत हासिल कर ली थी। अपनी घड़ी पर समय देखते हुए उसने महसूस किया कि वह 40 घंटे से अधिक समय से बेहोश था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अमरता शास्त्र में महारत हासिल कर ली थी। ऐसा लगता है कि यह जीवन से रहित ग्रह है। इस बार लिन शेन ने इस ग्रह पर ध्यान से देखा और वास्तव में कहीं भी जीवन के कोई संकेत नहीं देखे। एक नज़र में ये चंद्रमा जैसा ही लगा, जिसकी सतह पर कई रिंग के आकार के गड्ढे थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि यह चंद्रमा नहीं था। यहाँ से न तो पृथ्वी दिखाई दे रही थी और न ही परिचित सूर्य। इसके बजाय कोई व्यक्ति एक हल्के नीले रंग का सूर्य देख सकता था जो कुछ हद तक दायरे के राजा ग्रह के समान था। हालांकि यहाँ का नीला सूर्य दायरे के राजा ग्रह के सूर्य से थोड़ा छोटा था। लिन शेन महसूस कर सकता था कि इस ग्रह पर वायुमंडल है, केवल वायुमंडल की संरचना पृथ्वी से भिन्न थी। लिन शेन ने अपने शरीर को हिलाया और एक हल्की छलांग के साथ वह बिना अधिक प्रयास के लगभग 10 मीटर ऊंचा कूद गया। उसने अनुमान लगाया कि एक साधारण इंसान यहां आसानी से 4 या 5 मीटर ऊंचा कूद सकता है। मूल रूप से लिन शेन ने इन 30 दिनों का उपयोग स्तर बढ़ाने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन यहाँ कोई बेस वेरिएंट प्राणी नहीं थे, इसलिए उसके लिए स्तर बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। लिन शेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कुछ खोजने की उम्मीद में निकटतम रिंग माउंटेन की ओर देखा। यदि उसे पानी या भोजन नहीं मिलता तो उसे जीवित रहने के लिए अपने पालतू जानवरों के बेस म्यूटेशन द्रव पर निर्भर रहना पड़ता। अध्याय 150 आकस्मिक खोज। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा। लिन शेन रिंग माउंटेन पर चढ़ने के बाद उसने अंदर देखा। ये दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रिंग माउंटेन की सीमा के भीतर लिन शेन ने उबलते हुए मैग्मा को देखा, लेकिन यहाँ का मैग्मा लाल या सुनहरा नहीं था, बल्कि एक तरह का नीला मैग्मा था जो एक तीव्र नीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जो किसी तरह के ऊर्जा पूल जैसा था। और उस नीले मैग्मा में एक राजसी ड्रैगन जैसा दिखने वाला प्राणी नहा रहा था। वास्तव में वह नहा रहा था, उसका शरीर ग्रीन क्रिस्टल कारपेट से ढका हुआ था, नीले मैग्मा में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। उसके चौड़े ड्रैगन पंख लगभग पारदर्शी थे, जो अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहे थे। जिस बात ने लिन शेन की सांस को और भी अधिक रोक दिया वह ये थी कि जैसे ही ग्रीन क्रिस्टल ड्रैगन खेल रहा था, उसके बगल में एक विशाल ड्रैगन बॉल तैर रही थी, जिसके अंदर ड्रैगन के आकार की रोशनी घूम रही थी। इस ग्रह पर प्राणी है, और वह भी आरोही प्राणी। लिन शेन हैरान और खुश दोनों था। अगर जीव होते तो उसके पास खाने का कोई स्रोत होता, लेकिन वह इतने शक्तिशाली आरोही प्राणी को मारने में सक्षम नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन सावधानी से पीछे हट गया, पहाड़ से नीचे की ओर उसी तरह से दबे पांव लौटा जिस तरह से वह ऊपर आया था। उसे डर था कि ग्रीन क्रिस्टल ड्रैगन उसे सुन सकता है। रिंग माउंटेन से 10 मील दूर जाने के बाद ही लिन शेन ने सांस लेने की हिम्मत की। वह पूरे रास्ते अपनी सांस रोके हुए था। क्या ये हो सकता है कि अन्य रिंग माउंटेन के अंदर प्रत्येक आरोही जीव रहते हों? लिन शेन ने उन्हें जांचने का फैसला किया, शायद कुछ हासिल हो सकता है। उसने एक और रिंग माउंटेन चुना और उसकी ओर चल दिया। उसने अपनी बिग रेड बुल पर सवारी करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर वह भागेगी तो बहुत शोर करेगी और पहाड़ के अंदर के जीवों को डरा देगी। दूसरे रिंग माउंटेन पर पहुंचकर लिन शेन चुपके से ऊपर चढ़ गया। शीर्ष तक पहुंचने में उसे बहुत समय लगा। उसने चुपके से अंदर झांका, यह नीले मैग्मा का एक और तालाब निकला, लेकिन इस बार वहां कोई आरोही प्राणी नहीं दिखाई दिया। लिन शेन ने उस क्षेत्र पर अपनी नज़र घुमाई और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसने नीले मैग्मा से दूर पहाड़ के किनारे पर विभिन्न आकारों के छेद देखे। छेद गहरे नहीं थे, वह दूर से उनके सिरे देख सकता था। उन्हें छेद के बजाय पहाड़ की तरफ गहरे गड्ढे कहना अधिक सटीक होगा। इनमें से कई गड्ढों में लिन शेन ने उन पर नीले स्पिरिट पैटर्न वाले अंडे देखे। क्या वे आरोही अंडे हैं? ये पहली बार था जब लिन शेन ने आरोही प्राणी के अंडे व्यक्तिगत रूप से देखे थे, और उन पर स्पिरिट पैटर्न ने संकेत दिया कि वे जन्म के समय आरोही स्तर के होंगे। अगर वह इन आरोही अंडों को अपने हाथों में ले लेता तो उनका मूल्य अथाह होता। परेशानी ये थी कि अभी अभी अंडे से निकले आरोही प्राणी भी ऐसी चीज नहीं थे जिनसे वह मुकाबला कर सकता था, और उन्हें वश में करना लगभग असंभव था। इसलिए लिन शेन के लिए इन आरोही अंडों का सबसे बड़ा मूल्य वास्तव में उनके अंडे के तरल पदार्थ में था। अंडे के तरल पदार्थ के प्रभावों को बेस म्यूटेशन तरल पदार्थ के बराबर माना जा सकता है, या यहाँ तक कि कुछ हद तक बेहतर माना जा सकता है। समस्या ये थी कि लिन शेन को नहीं पता था कि ये आरोही अंडे किस हद तक विकसित हुए थे। अगर वह एक को बाहर निकालता और उसे खोलता तो उसे अंदर एक पूरी तरह से विकसित आरोही प्राणी दिखाई देता, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इसलिए चाहे लिन शेन अपने दिल में कितना भी उत्साहित क्यों न हो, वह नीचे जाकर उन आरोही अंडों को चुराने के लिए जल्दी नहीं करता।
केवल आरोही अंडे को देखने के बाद उन्हें देने वाले प्राणियों के किसी भी संकेत के बिना लिन शेन ने कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। जब लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि उसने उनके माता पिता को क्यों नहीं देखा, तो उसने अचानक हरे रंग का मैग्मा उछाल देखा और एक के बाद एक हरे रंग के क्रिस्टल जेड सिर अंदर से बाहर निकल आए। कुछ ही देर बाद वेलोसिरैप्टर जैसे दिखने वाले जीव, जिनके 6 पैर और एक जोड़ी पंजे थे और उनके सिर पर एक सींग था, मानो ब्लू जेड से बना हो, मैग्मा से निकले। वे हवा में उड़ गए और प्रत्येक अलग अलग गुफाओं में उतर गए। यह नज़ारा देखकर लिन शेन ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अपना सिर और भी नीचे कर लिया। नीचे सभी आरोही जीव थे, जिनकी संख्या 100 से ज्यादा थी। अगर उन्हें खोज लिया जाता तो शायद उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं होती। जबकि नीचे के आरोही जीव अभी भी पुकार रहे थे और इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, लिन शेन चुपचाप रिंग माउंटेन से पीछे हट गया। क्या यहाँ कोई बेस वेरिएंट जीव नहीं है? लिन शेन ने हार नहीं मानी और दूसरे रिंग माउंटेन की ओर बढ़ता रहा। उसे पहले कुछ बेस वेरिएंट जीव खोजने थे ताकि कुछ समय के लिए भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, फिर दूसरे लक्ष्यों पर नजर रखनी थी। विशाल भूमि पर हर कुछ दर्जन मील पर एक रिंग माउंटेन उगता था। इतने बड़े ग्रह पर हर जगह रिंग माउंटेन थे। ये कल्पना करना मुश्किल था कि कितने रिंग माउंटेन थे। अगर हर एक में आरोही जीव होते तो यह एक भयावह रूप से अकल्पनीय संख्या होती। अगर ये आरोही जीव मात्र ग्रह पर होते तो शायद इंसानों के पास बचने के लिए बहुत पहले ही कोई जगह नहीं होती। लिन शेन ने कई और रिंग माउंटेन का दौरा किया जहां उन्हें आरोही जीव मिले। कुछ रिंग माउंटेन में उनके समूह थे, जबकि अन्य में बस कुछ या एक या दो ही थे। संख्या चाहे जितनी भी हो, अंदर आरोही जीव थे, लेकिन एक भी बेस वेरिएंट जीव नहीं था। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि इतने सारे आरोही जीवों के होते हुए भी उनमें से कोई भी रिंग पर्वत से बाहर नहीं उड़ पाया। कुछ गड़बड़ लग रही थी। भले ही वे आरोही जीव बाहर की ठंड की तुलना में रिंग पर्वत के अंदर उच्च तापमान वाले वातावरण को पसंद करते हों, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी कभार देखने के लिए बाहर उड़ जाते होंगे, भले ही दुर्घटनावश। आखिरकार वे आरोही जीव थे जो उड़ने में सक्षम थे। उनके लिए हमेशा रिंग पर्वत के अंदर घोंसला बनाना कोई मतलब नहीं रखता था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने समय से लिन शेन इस ग्रह पर थे, उन्होंने रिंग पर्वत के बाहर एक भी जीव नहीं देखा था। लिन शेन को लगा कि कोई कारण होगा कि वे आरोही जीव रिंग पर्वत को छोड़ने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ थे। अपने मन में इस मुद्दे पर विचार करते हुए लिन शेन एक और रिंग पर्वत के सामने पहुंचे। ये रिंग माउंटेन उन अन्य पर्वतों से छोटा था जहां वह गया था। इसकी ऊंचाई ऊंचे पर्वतों की आधी भी नहीं थी और इसका व्यास बहुत कम था। लिन शेन जल्दी से शिखर पर चढ़ गया और चुपके से नीचे देखा। इस बार उसे आश्चर्य हुआ। इस रिंग माउंटेन के निचले हिस्से में हरा मैग्मा नहीं था। ये पहली बार था जब लिन शेन ने सूखा रिंग माउंटेन देखा था। हरे मैग्मा के बिना वह नीचे क्रिस्टल संरचनाओं से ढका हुआ देख सकता था जो डामर जैसा दिखता था। ऊपर की धूल को देखते हुए ये बहुत समय हो गया था जब कोई प्राणी यहाँ आया था। लिन शेन की खुशी के लिए नीचे एक असाधारण रूप से बड़ा अंडा था। चूंकि अंडा मोटी धूल से ढका हुआ था, इसलिए लिन शेन यह नहीं बता सका कि यह बेस म्यूटेशन अंडा था या असेंशन अंडा। यह अधिक संभावना है कि यह असेंशन अंडा था, ये देखते हुए कि वह इतने लंबे समय से यहाँ बेस वेरिएंट प्राणी को देखे बिना था। रिंग माउंटेन के अंदरूनी हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच करने और कोई गुफा या इसी तरह की जगह न मिलने और नीचे केवल एक धूल भरा अंडा देखने के बाद लिन शेन ने अपनी सुरक्षा कम कर दी और अपने उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को आगे की खोज करने के लिए बुलाया। उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड ने नीचे एक चक्कर लगाया और पुष्टि की कि कोई खतरा नहीं है। लिन शेन ने सावधानीपूर्वक रिंग माउंटेन के अंदर अपना रास्ता बनाया और अंडे के पास पहुंच गया।